Morning. Good morning. Good morning. Very, very good morning. Very good morning. Very, very good morning. Radhe Radhe. Jai Shri Radhe. Jai Shri Krishna. Good morning. Good morning. Very, very good morning. फिर से good morning. Good morning again. राधे राधे. आ जाइए. जय श्री कृष्ण. जय श्री राधे. आ जाओ. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. राधे राधे. जय श्री राधे. जय श्री कृष्ण. तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, स्वागत है आशीष. बहुत बहुत स्वागत है. तो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फंक्शन, फलन. अपने आप में ये टॉपिक जो होता है वो एक तरह से परेशानी से भरा है, दिमाग खराब करने वाला है. ये टॉपिक वो है जिससे नॉर्मली हर कोई बचता है ना. सामान्यतः इस टॉपिक से दूर रहते हैं. पढ़ाने वाला भी दूर रहता है और पढ़ने वाला भी दूर रहता है, क्योंकि पढ़ाने वाले को भी पता है कि इसको पढ़ाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है. क्योंकि पढ़ाना निपटाना तो आसान है, लेकिन समझाना बहुत मुश्किल है. निपटाना तो आप फटाफट बोलते जाओ और बताते जाओ, 2-4 सवाल 10 सवाल पकड़ के करवा दो, बात खत्म. तो निपटाना तो आसान है, लेकिन अगर समझाने की बात करें, समझाने की जिम्मेदारी उठाएं, तो ये टॉपिक बहुत मुश्किल हो जाता है एज ए टीचर. और एज ए स्टूडेंट तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उन्हें समझना है, उसे तो समझाना है, उसे समझना है. तो दोनों के लिहाज से ये टॉपिक सही नहीं होता. इसीलिए ज्यादातर जगह पे इस टॉपिक से दूर रखा जाता है, दूर रहा जाता है. तो दूर रहने का कारण मैंने समझा ही दिया. पहला कारण तो ये हो गया कि टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत गहराई है इस टॉपिक में, बहुत ज्यादा डेप्थ है, बहुत बारीकियां हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत डिटेलिंग है. तो वो डिटेल जो है वो टीचर्स को बतानी पड़ेगी, परेशान होना पड़ेगा. तो वो उसके लिए दुखदाई है. और स्टूडेंट एंड पे भी ये कोई सुखदाई नहीं है. स्टूडेंट एंड पे भी ये दुखदाई है. वहां पे ये है कि बच्चे को जितना टीचर समझाएगा उससे ज्यादा उसको समझना होगा. तो उसके लिए भी ये एक मेंटल टॉर्चर है. तो टीचर के लिए भी एक मेंटल टॉर्चर है, क्योंकि उसे डेप्थ में जाना पड़ेगा, उस गहराई को नापना पड़ेगा. और स्टूडेंट को उसके साथ साथ जाना पड़ेगा, तो उसके लिए उसकी ज्यादा मुश्किल है. तो ये दोनों के लिए ही पीड़ादायक है ना. दोनों के लिए ही पीड़ादायक है, यानी मानसिक स्तर के लिए ये बड़ा हानिकारक टॉपिक है. तो इसलिए ज्यादातर लोग इससे दूर रहते हैं. और एक दूर रहने का बड़ा कारण ये, अच्छा दूसरा, ये जस्टिफाई भी हो जाता है. जस्टिफाई हो जाता है कि एज ए टॉपिक ये पेपर में भी कोई बहुत ज्यादा नंबर का नहीं आता. एज ए टॉपिक पेपर में भी ये बहुत ज्यादा नहीं आता. पेपर में भी 1 सवाल, मुश्किल से 2 सवाल, ज्यादा से ज्यादा 1 सवाल नॉर्मली इससे आता है. अब 1 सवाल के लिए कौन इतनी गहराई को नपवाए, और कोई इतनी गहराई क्यों नापे. तो दोनों लिहाज से फिर और भी एक वैलिड कारण मिल गया कि भैया 1 सवाल आएगा. अब 1 सवाल के लिए क्यों इतनी यात्राएं करें, क्यों इतनी डेप्थ में जाएं, क्यों ऐसा करें. तो बिल्कुल ये वाजिब कारण बन जाता है. लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे. हम वो करेंगे जो एक करना चाहिए, जो होना चाहिए. हम इस टॉपिक की डेप्थ में आपको नपवाऊंगा, मैं इसकी गहराई तक लेके जाऊंगा, और पूरा प्रयास करूंगा कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए. और ये टॉपिक पूरा होने के बाद आपकी जो पूर्व धारणा है, जो नॉर्मली हर स्टूडेंट की होती है कि फंक्शन का टॉपिक बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, खतरनाक है, तो ऐसा नहीं होगा. ये टॉपिक कंप्लीट होने तक आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस ये टॉपिक दे देगा कि भाई ऐसा आज के बाद ऐसा नहीं रहेगा. ये लास्ट दिन था जब तक ऐसा था, और इसके बाद में ये टॉपिक बहुत सुंदर, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा हो जाएगा. तो ये है हमारे इस टॉपिक की बात, है ना. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले समझिए कि ये टॉपिक क्यों पढ़ा जाए. एज ए टॉपिक पेपर की दृष्टि से इसका कोई सेंस ज्यादा नहीं बनता. जो मैंने पहले ही कहा था कि नॉर्मली 1 सवाल 2 सवाल पेपर वाइज नहीं आता, इतना सही पेपर में आता है. अब कोई 1 सवाल के लिए इस भारी भरकम टॉपिक को क्यों पढ़ेगा. तो ये बात एकदम सच है कि भैया 1 सवाल के लिए आप, लेकिन ये टॉपिक जो है ना, ये पूरे गणित का एटम है. फंक्शन जो है ना, वो जैसे हम जो है कणों से मिलकर बने हैं, एटम से मिलकर बने हैं, तो हमारा शरीर जो भी होगा वो अंतिम में तो एक एटम ही है. और एटम का जुड़ाव है, एटम जुड़ जुड़ के हमें बनाते हैं. सेम हमारी गणित का एटम फंक्शन है. पूरा का पूरा गणित जो है वो फंक्शन से बना हुआ है, फलन. अगर आपने कोई भी टॉपिक याद करिए, शायद ही कोई टॉपिक आपको याद आता हो जिसमें फलन शब्द का इस्तेमाल ना हुआ हो. कोई भी टॉपिक, कहीं भी, किसी भी जगह फलन शब्द ना आया हो, ऐसा कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता.
तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सोचिए फलन कितना गहरा है, कितना डेप्थ है। हम यहाँ पे गणित में जो भी चीज पढ़ते हैं सबसे पहले हम उसे फलन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि गणित को पढ़ना मतलब फलन को पढ़ना है, गणित पढ़ना मतलब फलन पढ़ना है। तो हर चीज जब फलन में कन्वर्ट होके ही पढ़ी जाती है तो फलन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये इस बात से क्लियर होता है कि सब कुछ फलन ही है। अगर आपने मैक्सिमा मिनिमा निकाला है तो किसका निकाला है? बोले फलन का। अगर आप आउकलन करते हैं तो किसका करते हैं? बोले फलन का। अगर आप समाकलन करते हैं तो किसका करते हैं? फलन का। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति फलन होते हैं। तो आप जिस चीज की भी बात कर रहे हैं, जिस चीज के बारे में भी अगर आप सोच रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं फलन ही तो है। e की पावर x क्या है? एक फलन। sin x क्या है? एक फलन। cos x, tan x, x की पावर n, x स्क्वायर, x क्यूब, ये सबके सब फलन है। तो जिन चीजों की भी आप गणित में बात करते हैं कहीं ना कहीं वो सब फलनों की बात चल रही है। तो इसलिए फलन कितना गहरा है ये समझ सकते हो कि फलन का मतलब एक गणित को पूरा का पूरा बिना एटम के पढ़ने जैसा है। अगर आप अपने एटम्स को नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आप अपने आप को नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप एटम्स का ही तो जोड़ है। तो फंक्शन इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसको पढ़ना, इसको छोड़ना गणित को कमजोर करेगा, गणित के लिए खतरा है जितने, क्योंकि फलन जितना कमजोर होगा आपका उतना फिर आपके, क्योंकि फलन तो आएगा। मैंने जैसे बताया कि लगभग 100% गणित के अंदर फलन आता है। तो अगर फलन को आप अच्छे से नहीं समझते, फलन आप लिए सिर्फ फलन है, सिर्फ नाम ही फलन है, अगर ऐसा है तो फिर आपको बाकी चीजें समझने में परेशानी आएंगी आएंगी। तो वो ना आए इसलिए जरूरी है कि इस टॉपिक को हम ईमानदार तरीके से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और ये टॉपिक को बहुत बढ़िया करें। एक चीज और है, एक यहाँ पे हम एक लाइन भी तोड़ रहे हैं, पहली बार हम एक रिकॉर्ड तोड़ना चाह रहे हैं यहाँ पे कि नॉर्मली बच्चा क्या मानता है। नॉर्मली आप में से भी ज्यादातर बच्चे इस बात पे सहमत होंगे कि ये टॉपिक टफ है ना, ये टॉपिक टफ है, ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा, ये टॉपिक मैं कई बार पहले भी पढ़ चुका हूँ और इस टॉपिक से नॉर्मली मैं दूर भी रहता हूँ, क्योंकि ये एक एक की, ये आच्छादक, ये अंतरक्षेपी, ये वन वन ऑन टू, मैनी टू वन, ये प्रतिलोम फलन, ये प्रांत, ये परिसर, ये सह प्रांत, ये बड़े विचित्र विचित्र बातें हैं। तो ये चीज आपको पहले से आपके दिमाग में बैठा हुआ डर है। तो अगर आज हम इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं, इस टॉपिक को अगर हम अच्छे से पूरा कर लेते हैं तो ये आपको एक विश्वास पैदा करेगा कि नहीं, अब परिस्थितियां बदल गई है, अब परिस्थितियां बदल गई है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर ये टॉपिक मैं आपको समझाने में कामयाब हो जाता हूँ, ये टॉपिक मैं आप तक पहुंचा पाता हूँ एग्जैक्टली वैसा जैसा ये होता है, और मैं इसकी गहराई आपको अच्छे से नापने पे तैयार कर देता हूँ, तो सोचिए यहाँ से एक बेरियर टूट जाएगा। आपको लगता था कि फलन को मेरे बस की बात नहीं है, या फलन जो है वो मेरे हद में नहीं है, फलन जो है वो बहुत टफ है। लेकिन अगर आप यहाँ से फलन को समझ जाते हैं तो यहाँ से आपको एक विश्वास पैदा हो जाएगा कि जो फलन को समझ गया, जो आज तक नहीं समझा, आज से 20-25 साल हो गए अभी भी नहीं समझ में आया, जो आज समझ में आ गया, इसका मतलब अब कुछ भी किया जा सकता है। तो ये आप में एक ताकत भरेगा कि भाई इम्पॉसिबल अब पॉसिबल है। तो जब फलन को समझा जा सकता है तो फिर तो शायद ही कोई चीज ऐसी है गणित के अंदर जिसको नहीं समझा जा सकता। क्योंकि अगर आप गणित में सारे टॉपिकों को देखें तो फलन क्या होता है, ज्यादा आपकी समझ बहुत मांगता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत मांगता है। तो अगर फलन जैसा टॉपिक आपकी पकड़ में आ गया, अगर ग्रिप में आ गया, जो 25 साल नहीं आया है, 30 साल नहीं आया, आप जिस भी उम्र के हैं उतनी उम्र में अगर ये पकड़ में नहीं आया और आज अचानक से ये आने वाली 8 से 10 क्लासेस में आप फलन को पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं, तो सोचिए ये पूरा 30-25 सालों का आपका बैरियर एक टूट जाएगा और आप में एक विश्वास पैदा होगा कि जब फलन को समझा जा सकता है तो गणित मुश्किल नहीं है, गणित आसान है। तो यहाँ से राह आसान हो जाएगी। तो इसे टॉपिक को नंबर के हिसाब से मत आंकिएगा, एक कॉन्फिडेंस के हिसाब से आंकिएगा। ये अपने आप में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने जैसा है। एज ए टॉपिक मैंने पहले समझा दिया कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इसका बेहतर होना आपके पूरे गणित को बहुत बेहतर करेगा, प्लस आप में कॉन्फिडेंस देगा कि यहाँ पे अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिसने गणित में फलन को समझ लिया वो बस गणित में कुछ भी समझ सकता है। गणित का कोई टॉपिक है ही नहीं जो उसको परेशान करेगा, क्योंकि ये असंभव है। अगर ये असंभव संभव हो जाता है, इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आप जानते हैं खुद, आपका खुद का अनुभव पीछे का है, वो आप खुद समझते हैं कि भैया इसके साथ इसके प्रांत, परिसर, एक एक की आच्छादक आज भी परेशान करते हैं। आज भी उनका डर हमारे अंदर, उनका जो खौफ है, यहाँ डर की बजाय थोड़ा भारी शब्द यूज करूं, खौफ, तो इसका जो खौफ है वो सब जानते हैं। तो ये जो खौफ है अगर ये खत्म हो जाता है तो यहाँ से एक उम्मीद आ जाएगी कि अब गणित मुमकिन है। तो इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। इसीलिए फंक्शन का जो नाम है वो होता है एवरीथिंग एंड एनीथिंग। गणित का सब कुछ यही है, हर कुछ यही है, सब कुछ यही है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। गणित में जो कुछ भी है वो फलन है, और जो फलन है वही सब कुछ है, फलन ही सब कुछ है।
और हर कुछ ही फलन है। तो ये गणित के लिए, फंक्शन के लिए लाइन है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, सब कुछ और हर कुछ बस फलन ही है। नहीं, 11th में अगर पढ़ाया भी होता तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जो इस टॉपिक की ग्रिप है ना, वो कभी भी 11th वाले, अगर आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया भी होता तो भी इस टॉपिक की वो डेप्थ नहीं आती, क्योंकि एनसीईआरटी में आप खाली छू के निकलते, खाली छू के निकलते। और एनसीईआरटी के अंदर जो फंक्शन है ना, वो एकदम खाली बारीक सा है, खाली बस इंट्रोडक्शन टाइप का है। वो आपको कभी भी इस फलन का जो परिसर, प्रांत, वो जो सही आइडिया है वहां तक पहुंचाना उसके लिए मुमकिन था भी नहीं। एनसीईआरटी के लिए मुमकिन भी नहीं है कि वो आपको फलन की तह तक पहुंचा दे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक सीनियर का है, ये टॉपिक सीनियर का है, ठीक है, लेकिन पूरे गणित को कवर करता है। टॉपिक सीनियर का है लेकिन पूरे गणित को कवर करता है। लेवल, लेवल मैंने कहा कि सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक लेवल इस टॉपिक का होता है। सबसे खतरनाक इसलिए होता है कि समझना, समझ ज्यादा मांगता है, आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप कितनी बारीकी से चीजों को सही और गलत को पकड़ पाते हैं। धुंधलापन जो है ना, वो आपके नहीं रहे, मोतियाबिंद वाला कंसेप्ट ना रहे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, ये गलत, ये सही, ये सही, ये गलत। इतना साफ सुथरापन जो लाए, इतना पढ़ने का मतलब यही होता है। किसी टॉपिक को सीखने का मतलब क्या होता है? जब एकदम क्लियर हो, ये गलत, ये सही, एकदम साफ हो, ऐसा ना हो कि धुंधला हो, ये सही है या गलत है, गलत है या सही है, सही है या गलत है, ये धुंधलापन हो, तो ऐसा ये टॉपिक होता है। तो ये टॉपिक खतरनाक है, काफी धुंधलापन आपको नजर आएगा धीरे 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 धीरे। हाँ, एक चीज पहले से रिपीट कर दूं, कोई भी टॉपिक गणित में ये विश्वास मत करिएगा कि आप एक बार पढ़ेंगे और ऊपर निकल जाएगा, इतना हो जाएगा कि आप बस मैं ही भगवान हूं। इस टाइप की फीलिंग गणित में कभी आपको नहीं आएगी। ये तो एक बार दिमाग से अच्छे से निकाल दो, है ना। अगर आपके कोई मन में वहम है, आपको लगता है कि एक्स गुरुजी करवा देंगे या डब्ल्यू गुरुजी करा देंगे, तो ट्राई कर लो। पहले डब्ल्यू गुरुजी, जेड गुरुजी, वाई गुरुजी के बाद ट्राई कर लो, क्योंकि मन के वहम निकालने जरूरी होते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, गणित लगातार बेहतर होने का नाम है, सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं होगे। कभी भी कोई टॉपिक में आप ऐसे नहीं हो सकते जहां आप ये कह दो, झंडा उठा के हिला के कह दो कि ये देखो मैंने फतेह हासिल कर ली है। ऐसा कभी भी किसी भी टॉपिक में नहीं होने वाला कि आप झंडा लहरा सको। हर टॉपिक में आप बेहतर होंगे, फिर और बेहतर होंगे, फिर और बेहतर होंगे, फिर और बेहतर होंगे। आप कहो कि मुझे एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे ये टॉपिक में मैं, मतलब मिसाल वो ना ऊपर ले जाके जलाऊंगा और पूछूंगा, पूछो हे भारतवासियों मुझसे सवाल पूछो, मुझे ये टॉपिक पूरा आता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी किसी भी दिन नहीं होगा। बस वही होगा कि आप बेहतर, आप बेहतर, आप और बेहतर, आप और बेहतर। यही चीज जीवन भर आपके लिए गणित में चलती रहेगी। एक सिंगल टॉपिक को उठा लो, एक सिंगल टॉपिक को उठा लो, यही होता रहेगा। एक मुझे याद आता है कि एक बुक है कंटेम्पररी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो कि गेलियन, जोसेफ एन गेलियन ने लिखी थी, और बहुत वन ऑफ द बेस्ट बुक में से एक बुक है ग्रुप थ्योरी की, जोसेफ एंड ए गेलियन की। जोसेफ जे गेलियन करके शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। जे गेलियन की बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर सीएसआई या नेट की कोई तैयारी करता है तो ग्रुप थ्योरी वो उसी किताब से पढ़ता है, जोसेफ एंड गेलियन ने। तो जोसेफ एंड गेलियन ने एक बड़ा प्यारा सा पैराग्राफ लिखा कि मैंने 40 साल लगाए हैं, 40 साल में मैंने ये किताब लिखी है, तो मैं किसी बच्चे से ये उम्मीद नहीं करता कि कोई बच्चा इसको 4 महीने में आत्मसात कर लेगा। ये लाइन बड़ी जोर की है कि मैंने 40 साल पढ़ के, समझ के, अनुभव से, बार बार दोहरा दोहरा के 40 साल में मैंने ये किताब लिखी है, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता किसी बच्चे से कि कोई 4 महीने में इसको आत्मसात कर लेगा। तो सेम वही कहानी है कि ये सदियों का काम है। ये कोई 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे या 2 दिन या 5 क्लासों में नहीं कवर होगा। इसलिए इस तरीके से आपका डिसअपॉइंटमेंट होना चाहते हैं तो हो सकते हैं कि भाई उन्होंने 40 साल लगाए, मुझे तो 4 महीने में मैं पढ़ रहा हूँ। 4 महीने कहाँ, यहाँ तो बच्चा 10 दिन में चाहता है कि 10 दिन में वो 40 साल, उसने 40 साल लगा के किताब लिखी है और आप चाहते हो कि मुझे तो बस 10 दिन में ही आ जाए। तो ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, 40 साल आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं आप थोड़े कम समय में उसको कवर कर लो, पकड़ लो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इतने अच्छे हो जाएं कि बस जोसेफ एंड गेलियन को छोड़िए, तेरी किताब बकवास है, ला मैं बताता हूँ उसमें और जोड़ पेजेस। तो ऐसा नहीं होने वाला।
ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है। आप टॉपिक में बेहतर 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 होते रहेंगे, सर्वश्रेष्ठ वाली बात कभी नहीं आएगी, डाउट हमेशा बने रहेंगे। एक निकलेगा दो आएंगे, एक निकलेगा दो आएंगे, लेकिन एक निकलेगा ये बात पक्की है, दो आएंगे इसकी गारंटी भी है। ठीक है ना? और डाउट्स के साथ रहना सीखिए, निकलते रहेंगे आते रहेंगे। बढ़ते हैं अगला, नंबर ऑफ क्वेश्चन। मैंने आपको बता ही दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके एक, नॉर्मली यही पकड़ा रहता है, बस ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि इसको डायरेक्ट पूछने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक के बारे में इसलिए भी होता है कि कोई भी ये नहीं चाहता कि फलन को डायरेक्ट क्या पूछें, पूरी गणित फलन ही है, जो भी पूछोगे जहां से भी पूछोगे फलन ही पूछोगे, मैक्सिमम मिनिमा फलन का ही होता है, तो सारी चीजें फलन ही है, तो फिर क्या फलन के नाम से क्या पूछे। तो ज्यादातर बंदा जो पेपर बनाने वाला होता है उसका दिमाग यही आता है कि यार फलन में एज ए फलन क्या पूछे, बस वो सब कुछ फलन ही तो पूछ रहे हैं, पूरा पेपर जो है वो फलन ही तो है, तो फिर फलन के नाम से क्या पूछे, तो इसलिए वो कम चांसेस है, इसलिए एक क्वेश्चन, और ज्यादा हुआ तो 2 सवालों तक वो जाएगा, 1 से 2 सवाल आपको यहाँ पे मिलेगा। बढ़ते हैं, कैसे पढ़ें इसको। पढ़ने के लिए धैर्य रखें, शांति बनाए रखें, सबसे बड़ी बात शांति बनाए, दिल ना उठाएं, है ना, मन को शांत रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात। डाउट आएंगे, अच्छे खासे आएंगे, भर भर के आएंगे, लेकिन घबराएं मत, जो उलझेगा वही सुलझेगा, जो उलझेगा वही सुलझेगा। सोचो उलझेगा ही नहीं तो सुलझेगा कैसे, तो उलझन बुरी बात नहीं है, उलझन सुलझने का नाम है। उलझोगे, कुछ खुलेंगे, कुछ उलझे रह जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे यही प्रोसेस है, आदमी ऐसे ही आगे बढ़ता है लाइफ में। ठीक है ना? तो डाउट से घबराइएगा मत, आने दीजिए। दाग अच्छे हैं वैसे डाउट अच्छे हैं, वो आपने सर्फ एक्सेल का ऐड देखा ना, दाग अच्छे हैं, तो जैसे दाग अच्छे होते हैं वैसे डाउट अच्छे होते हैं। डाउटों को रहने दीजिए, रहने दीजिए, ये आपकी मेहनत का एक निशानी है कि भाई आप मेहनत कर रहे हैं, एक निशानी के तौर पे आप रख सकते हैं, और वो निकल जाएंगे। ये कांटे हैं, ये निकलते रहेंगे और कांटे घुसते रहेंगे। अगर आपने खेत में काम किया तो ऐसे ही होता है, कांटे लगते हैं, आप निकालते हैं, 2 और लग जाते हैं, फिर 2 निकालते हैं, फिर 1 और रह जाता है। अरे ये चलता रहता है, आप खेत में काम करेंगे तो ये होता रहेगा। अब आप कह दो कि मेरे कांटा नहीं चुभे, मैं खेत में भी काम करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो काम करोगे तो उसकी निशानी है कि कांटे चुभेंगे, लेकिन अगर कांटों से डर रहे हो तो खेत में काम करना बंद कर दो। तो ये जरूरी बात है कि डाउट आपको आएंगे, लेकिन घबराइए मत, पढ़ते रहिए, निकलते रहेंगे, नए आते रहेंगे, निकलते रहेंगे, आते रहेंगे, आप बेहतर होते रहेंगे। अब इसको आप 2 जगह से पढ़ सकते हैं, एक तो पुराना जो रिकॉर्डिंग है, जो पहले पढ़ाया हुआ है, उसको देख सकते हैं आप, साथ में वो देख लीजिए, साथ में जो अभी लाइव चल रहा है, जो पुराना रिकॉर्डेड है वो देख लीजिए, प्लस लाइव वाला जो है वो देख लीजिए। और यहाँ पे थोड़ा सा, जिन लोगों ने एकदम ही बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, जैसे वो ईशा कह रही है कि हम लोगों ने 11th में भी नहीं पढ़ा था, तो अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है आपने, तो एक शुरुआत आप एनसीईआरटी को एक मौका दे सकते हैं, एनसीईआरटी को एक मौका दे सकते हैं। एनसीईआरटी वाला जो टॉपिक है, इसे एनसीईआरटी से थोड़ा सा जरूर पढ़ लें। एनसीईआरटी में कोई ज्यादा कुछ तो है नहीं, थोड़ा थोड़ा सा बेसिक सा है, आराम से एक दिन में आप देखेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी से देख लें, पुराने वाले रिकॉर्डिंग और जो लाइव अभी चल रहा है, इन दोनों को साथ में देखते रहें। एक वीडियो वहां देख लिया, एक यहाँ देख लिया, 2 वहां देख लिया, एक यहाँ देख लिया, इस तरीके से दोनों को चलने दें, ताकि दोनों चीजें एक साथ बेहतर तरीके से, कुछ वहां से अच्छा समझ में आएगा, कुछ यहाँ से अच्छा समझ में आएगा, कुछ वहां के डाउट यहाँ क्लियर होंगे, कुछ यहाँ के डाउट वहां क्लियर होंगे, और एक बेहतर जगह पे आप पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ये तीनों का चक्र चलाते रहिएगा। एनसीईआरटी तो आप एक साथ निपटा सकते हैं एक दिन में, एक दिन में देखेंगे, सुबह शुरू करेंगे, दोपहर तक खत्म हो जाएगा, इतना सही है एनसीईआरटी में। तो फिर रिकॉर्डिंग और लाइव, इनको गोल गोल घुमाते रहिए, ठीक है, और आपका टॉपिक धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। जो मैंने कहा, सब्र करिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बस 5 दिन में मैं फलन का एक्सपर्ट बन जाऊं, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे चीजें अंदर जाएंगी, काम करेंगी, असर दिखाएंगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय कहते हैं एक कलेक्शन, समुच्चय यानी सेट्स, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट वेल डिफाइंड कलेक्शन, इन चीजों को हम समझते हैं। एक कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह, संग्रह मतलब इकट्ठा, संग्रह मतलब इकट्ठा, एक जगह पे इकट्ठा करना है। क्या इकट्ठा करना है? वेल डिफाइंड को कहते हैं हिंदी में सुपरिभाषित,
जो एकदम क्लियर है कि भाई इन चीजों को आपको एक जगह पे इकट्ठा करना है। एलिमेंट यानी अवयव, अवयव मतलब चीजें, सामान। एक सामान है जो वेल डिफाइंड है, जिसको आप एक जगह इकट्ठा करना है। जैसे मम्मी ने कहा कपड़े, कपड़े इकट्ठे कर दो, तो ये थोड़ा सा कम वेल डिफाइंड है। भाई कौन से कपड़े, कौन से कपड़े, धुले हुए कपड़े उनको इकट्ठा करना है, या जो मेले कपड़े हैं उनको इकट्ठा करना है, किनको इकट्ठा करना है। थोड़ा वेल डिफाइंड का मतलब सही से समझा दो कि भाई वो जो कल वाले गंदे कपड़े पड़े हैं या मेले कपड़े पड़े हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दो। तो वेल डिफाइंड शब्द का मतलब होता है थोड़ा साफ सुथरा, एकदम क्लियर करो कि किन चीजों को करना है ना। जैसे मम्मी ने कहा कि सफाई कर दो, किसकी सफाई कर दो, तो बताओ रसोई की करनी है, कमरे की करनी है, बाथरूम की करनी है, कहाँ की करनी है। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है सही ढंग से पूरा बताओ, अधूरा मत बताओ जिससे कंफ्यूजन हो जाए। कंफ्यूजन वाला ना हो, वेल डिफाइंड हो। सामान हो, उनको इकट्ठा करना हो। आप पहले तो सामान बता दो कौन सा सामान, और फिर उनको एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक समुच्चय बन जाएगा। इसी का नाम समुच्चय। समुच्चय होता क्या है, एक कलेक्शन होता है, एक संग्रह होता है, किनका, अवयवों का। अवयवों को एक जगह लिखने से एक संग्रह हो जाता है, एक इकट्ठापन हो जाता है, इसी का नाम समुच्चय है। जैसे आपके पास किताबें पड़ी है, किताबों को आपने एक जगह रख दिया, ये किताबों का समुच्चय बन गया। आपके 5 दोस्त घर पे आ गए, आप एक साथ बैठ गए, तो आपके दोस्तों का संग्रह बन गया, ये आपके दोस्तों का कलेक्शन है ना। क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का, 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये क्रिकेट के खिलाड़ियों का संग्रह हो गया। तो कोई भी संग्रह, चीजों का कोई भी चीज हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि व्यक्ति हो, है ना। गली में 4-5 कुत्ते एक जगह इकट्ठा हो गए, तो ये आपके गली के कुत्तों का संग्रह हो गया। तो जहां पे भी यहाँ पे कुत्ते जो है वो अवयव है, कुत्ते अवयव है, वो इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होते उन्होंने एक संग्रह बना लिया, एक कलेक्शन बना लिया, एक इकट्ठे हो गए। तो ये संग्रह कहलाता है, एक जगह इकट्ठा होना आपका एक संग्रह कहलाता है। और वेल डिफाइंड होना ये जरूरी है। वेल डिफाइंड मतलब सही ढंग से क्लियर हो। अभी मैं इस पर थोड़ा सा और भी बात करूंगा कि वेल डिफाइंड होने का मतलब एकदम क्लियर हो कि भी क्या कर रहे हैं, किन का संग्रह बना रहे हो, हाथियों का बना रहे हो, बकरियों का बना रहे हो, भेड़ों का बना रहे हो, तो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए किसका बना रहे हो। तो वेल डिफाइंड होना जरूरी है। जैसे अंग्रेजी के अल्फाबेट है, उनका संग्रह, ये अंग्रेजी के अल्फाबेट है, ये एक समुच्चय हो गया। अंग्रेजी के या इंग्लिश के अल्फाबेट का संग्रह, प्राकृत संख्याओं का संग्रह, है ना, प्राकृत संख्याओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह। तो किसी भी चीज का संग्रह हो सकता है। भारत के राज्यों का संग्रह, भारत के राज्यों के नाम लिख लो, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ये भारत के राज्यों का संग्रह हो गया। भारतवासियों का संग्रह, भारतवासियों का संग्रह, भारतवासियों के सबके नाम लिख लो, भारतवासियों का संग्रह बन गया, ठीक है ना। अपनी गणित की किताबें हैं, उनका संग्रह, वो एक संग्रह बन गया। तो संग्रह का मतलब चीजें हैं, उन चीजों को एक जगह लिखना है, वो समुच्चय कहलाता है, ठीक। अब इसमें वेल डिफाइंड का क्या अर्थ होता है। वेल डिफाइंड का मतलब सीधा सीधा होता है सही ढंग से परिभाषित होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि ये आपको समुच्चय में रखना है या नहीं रखना है, ये समुच्चय में रखना है या नहीं रखना है। डाउटफुल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप डाउट हो कि भैया इसे समुच्चय में रखना है या नहीं रखना है। एकदम क्लियर होना चाहिए, ये एकदम कोई धुंधलापन नहीं कि समुच्चय के अंदर आएगा या नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आओ वेल डिफाइंड को समझते हैं इसे। जैसे मान लिया आपने फलों का संग्रह बनाया, आपने सेट ऑफ फ्रूट्स बनाया, फलों का संग्रह बनाया एक। अब फलों के संग्रह में टमाटर है, टमाटर को अंदर रखोगे या नहीं रखोगे, टमाटर अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरीके से अब उसमें क्या होगा, अब क्या दिक्कत हुई, यार टमाटर आएगा या नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगी। अब ये कंफ्यूजन पता क्यों हुई, ये फल की परिभाषा, फल जो है वो सुपरिभाषित नहीं है। पहले फल को सुपरिभाषित करो कि भाई फल कहते किसे हैं, तब हम देख पाएंगे कि टमाटर फल में आएगा या नहीं आएगा। तो ये दिक्कत हो जाती है, यह सुपरिभाषित। पहले आप फल को सुपरिभाषित करो कि फल, फल जो है ना। यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत टमाटर की कोई दिक्कत नहीं है, टमाटर की कोई शिकायत नहीं है, टमाटर तो बेचारा टमाटर है, टमाटर का कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है फल की। तो ये फल किसे कहते हैं, पहले फल समझाओ तो सही, फिर हम देखते हैं कि टमाटर फल में आता है या नहीं आता। देखो टमाटर की कोई दिक्कत नहीं है, टमाटर में कोई बुराई नहीं है, बुराई फल की परिभाषा में है, फल की परिभाषा सही नहीं है। इसलिए वेल डिफाइंड डेफिनेशन पहले पूरी दो, पहले बताओ फल कहते किसे हैं,
ताकि हम तय कर सकें कि टमाटर एक फल है या नहीं है। तो जो भी चीज आप जिन चीजों का संग्रह बना रहे हैं वो पहले सुपरिभाषित होने चाहिए, एकदम क्लियर होने चाहिए, ताकि हम पता कर सकें कि कौन समुच्चय के अंदर है और कौन समुच्चय के बाहर है, कौन अंदर आएगा कौन बाहर आएगा, एकदम क्लियर। तो बात समझे, सुपरिभाषित का मतलब होता है आपका समुच्चय एकदम क्लियर हो कि कोई भी नई चीज हम एकदम झट से पहचान जाए कि ये अंदर आएगी या बाहर, इस बात में कोई डाउट ना हो। कोई अवयव अंदर है या बाहर है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। हाँ बस वो ठीक है, मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, बाकी तुम लोग जाके जूलॉजी बॉटनी में देख लेना कि फल क्या होता है क्या नहीं होता है। ये सिर्फ एग्जांपल है कि भैया परिभाषित सही होना चाहिए, ताकि हर आने वाले अवयव को हम पता कर सकें कि अंदर आएगा या नहीं आएगा, अंदर होगा या नहीं होगा। तो परिभाषित होना बहुत जरूरी है, और वो भी साफ सुथरा परिभाषित, एकदम साफ सुथरा, कोई डाउट ना हो। लेकिन नॉर्मली हमें बहुत सारे डाउट रहते हैं, जैसे भी मरने वाले का एग्जांपल ले लो, आज तक आप डेथ को भी सही ढंग से हम परिभाषित नहीं कर पाए हैं। आप लोग वंचित रहे, लेकिन ये सच है, 2025 चल रहा है और आज भी डेथ जो है, जो मृत्यु जो है, वो सुपरिभाषित नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार मेडिकली डॉक्टर कहते हैं हाँ ये मर गया, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बना देते हैं, लोग ले जाते हैं, शमशान घाट में जाता है, बंदे को थोड़ी सी गर्मी लगती है, थोड़ा सा वो आंच लगती है, बंदा खड़ा हो जाता है, अरे पागलों मुझे जिंदा को मारोगे क्या, जिंदा को जलाओगे क्या, फिर वो अरे भूत आ गया, सब भाग रहे। कई बार घटनाएं आती है न्यूज़पेपर में, देखा होगा आप लोगों ने। तो आदमी जिंदा हो जाता है, तो कि मेडिकल ने तो डिसाइड कर दिया था कि मर गया, इसका मतलब मेडिकल की परिभाषा कमजोर है, सही परिभाषा नहीं है वो। सही परिभाषा होती तो मेडिकल ने कह दिया कि मर गया, तो फिर जिंदा कैसे हो सकता है। तो ये सीधी सीधी सी बात है कि सुपरिभाषित नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सुपरिभाषित नहीं है, तो जो चीजें सुपरिभाषित नहीं है उन्हें मत लेना। हम वही चीजों की बात करेंगे कि गणित अधूरेपन में काम नहीं करती, गणित एकदम ठोस तरीके से काम करती है। तो जो चीज परिभाषित नहीं है, सही ढंग से परिभाषित नहीं है, जिसपे शंका है, डाउट है, वो नहीं लेना। इसलिए पहले ये जरूरी था ये वर्ड डालना कि भैया सुपरिभाषित, एकदम क्लियर होना चाहिए कि किन आप जो समुच्चय बना रहे हैं कौन उसमें है कौन उसमें नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कौन अंदर है कौन अंदर नहीं है, एकदम क्लियर हो कौन समुच्चय के भीतर है और कौन समुच्चय के भीतर नहीं है। ठीक है, जैसे अभी यहां पे देखा था, ये एकदम क्लियर थे, अंग्रेजी अल्फाबेट, तो बिल्कुल पता है कौन अंदर है कौन नहीं है। अगर मैं 2 के बारे में पूछूं कि 2 इसके अंदर है, तो आप कहोगे नहीं सर 2 इसके अंदर नहीं है, क्लियर, एकदम एकदम साफ क्लियर है। मैं पूछूं 2 इसके अंदर है, बोले नहीं सर अंग्रेजी अल्फाबेट है इसमें 2 नहीं आता, क्लियर। मैं पूछूं इसके अंदर लैम्डा आएगा, आप मना कर दोगे नहीं लैम्डा नहीं आएगा, क्योंकि ये अंग्रेजी अल्फाबेट है, लैम्डा जो है वो ग्रीक है, इसमें नहीं आएगा। तो एकदम साफ क्लियर होना चाहिए कि कौन अंदर है और कौन अंदर नहीं है, इसे कहते हैं वेल डिफाइंड। ये एकदम सब साफ सुथरे तरीके से परिभाषित, आप बता सकते हो कौन अंदर है कौन नहीं है ना, कौन अंदर है और कौन अंदर नहीं है। जैसे ये आपका नेचुरल नंबर का समुच्चय था, मैं पूछूंगी रामलाल है, तो आप कहेंगे नहीं सर इसमें रामलाल नहीं है। ये नेचुरल नंबरों का समुच्चय है, इसमें रामलाल नहीं है, इसमें नेचुरल नंबर होते हैं, इसमें रामलाल नहीं रहते। तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि कौन अंदर है कौन अंदर नहीं है। मैं पूछूं 2.1 इसमें है, तो आप कहें नहीं 2.1 इसमें नहीं है। 3 इसमें है, हाँ जी 3 इसमें है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो एकदम, अगर समुच्चय का नाम ए है, समुच्चय का नाम ए है, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कोई अवयव ए उसमें है या नहीं है। आप एकदम साफ क्लियर हो उसमें है या उसमें नहीं है। ए बिलोंग्स टू ए नॉट बिलोंग्स टू ए अंदर है ए नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं हो, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका आपको नहीं है। तो कोई बात नहीं, तो आपको पता है, ये नहीं यार हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, शायद अंदर है शायद नहीं है, कल तो था आज पता नहीं है, ये जो नहीं है ये नहीं होना चाहिए। एकदम साफ सुथरा, एकदम क्लियर साफ सुथरा, भैया है भैया नहीं है, कोई डाउट नहीं, नहीं है तो भी डाउट नहीं, है तो भी डाउट नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसे कहते हैं वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये वेल मतलब अच्छे से परिभाषित, अच्छे से परिभाषित होगा तो एकदम क्लियर होगा। कहते हैं कि जो कानून जो नियम बनाते हैं, जो संसद लॉ बनाती है, हम लॉ को भी क्या कहते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड है इसका मतलब एकदम क्लियर है,
कि कौन गुनहगार है, कौन गुनहगार नहीं है, कौन अपराधी है, कौन नहीं है। तो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए नियम, कोई झंझट नहीं होना चाहिए, फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। तो बढ़े आगे, अगला पार्ट। अब आते हैं फंक्शन पे कि फंक्शन क्या होता है। पहले मैं सरल सरल भाषा से चलूंगा और फिर गणितीय परिभाषा पे आऊंगा। पहले बेसिक परिभाषा पे बात करेंगे। तो फंक्शन होता क्या है, फलन होता क्या है, सरल सरल भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में, कि भाई ये आपके पास दो समुच्चय हैं, उन दो समुच्चय के बीच में वैसे कोई रिलेशन नहीं है। जैसे दो परिवार होते हैं, दो परिवार के बीच में वैसे कोई रिलेशन नहीं होता। एक परिवार शर्माजी परिवार है, एक मान लीजिए चतुर्वेदी परिवार है, दो अलग अलग परिवार है। फिर शादियां होती है, रिलेशन बन जाते हैं, सगा सगी, है ना, सगे का लड़का सगी की लड़की, वो कनेक्शन बन जाते हैं। तो दो परिवार, दोनों समुच्चय, ये चतुर्वेदी परिवार का समुच्चय है, ये शर्मा परिवार का समुच्चय, दो समुच्चय बन गए। अब दोनों समुच्चयों में आपस में कोई रिलेशन नहीं था। जैसे ही एक ब्याह शादी हुई, सारे कनेक्शन कनेक्ट हो गए। तो फलन क्या होता है, दो अलग अलग समुच्चय जो कि बिल्कुल अलग अलग है, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। फलन क्या करता है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करवा देता है, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता है कि अब ये लड़का ये लड़की के पति पत्नी हो गए, ये सगा सगी हो गए। तो इस तरीके से वो दो समुच्चयों को जो कि अलग अलग है, उन्हें आपस में रिलेट करवा देता है, जुड़वा देता है। अब ये कैसे जुड़ते हैं, क्या जुड़ते हैं, यही सब कुछ फलन का काम है। तो कनेक्शन, नाम बड़ा अच्छा है, ये कनेक्शन रूल है। ये रूल सेट करेगा कि पहले समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चय के अवयव से किस प्रकार से कनेक्ट होंगे, बिटवीन टू सेट्स। दो समुच्चयों के बीच में ये कनेक्शन पैदा करता है। अभी बात बताऊंगा कि कनेक्शन होता क्या है, ये कनेक्शन क्या है, कनेक्शन रूल क्या है। तो सीधी सीधी सरल भाषा में हम बात करें तो ये दो समुच्चयों में संबंध पैदा करता है। सिंपल सरल, दो समुच्चयों के बीच में संबंध पैदा करता है। जो आपस में कोई संबंध नहीं था, क्योंकि समुच्चय दो अलग अलग समुच्चय थे, दोनों अलग अलग रह रहे थे, सब ठीक था। फिर ये क्या करता है, फलन आता है, फलन आके इन दोनों समुच्चयों को आपस में कनेक्ट करवा देते हैं। बस ये फलन का काम होता है। दो चीजें जो बिल्कुल अलग थलग पड़ी है, उन दो अलग अलग चीजों को आपस में रिलेट करवा देते हैं। इधर के एक अवयव को इधर के एक अवयव के साथ रिलेट करवाता है। सरल भाषा में बता रहा हूं, अभी इसको और शुद्ध करेंगे और साफ सुथरा करेंगे और रेक्टिफाई करेंगे ताकि बेहतर एकदम सही एग्जैक्ट परिभाषा पे तक आगे। पहले सिंपल से शुरू करेंगे, सिंपल से सही की तरफ आगे बढ़ेंगे, सिंपल से सही की तरफ। पहले सिंपल से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको सही करेंगे। दोबारा से समझाता हूं, ये दो समुच्चय के अवयव है, ये इसके चार अवयव, कोई भी हाथी घोड़ा बकरी भेड़ बकरिया कुछ हो सकते हैं, ये चार जने। फिर समुच्चय फलन क्या करता है, इन दोनों को करीब लाता है और इनके एक एक को इनके साथ कनेक्ट करवा देता है। ये होता है फलन का काम। अब ये कैसे करता है, क्या करता है, उसे समझते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे तीन बच्चे हैं और यहाँ पर तीन जानवर हैं, ठीक है। फलन का काम क्या होता है, अब फिलहाल दोनों आराम से अपनी अपनी जगह बैठे थे। फलन का काम है इनको आपस में कनेक्ट करवाना, फलन का काम है इनको आपस में कनेक्ट करवाना। ये देखो, ये बच्चों का समुच्चय है, ये कुछ जानवरों का समुच्चय, बच्चों का समुच्चय, जानवरों का समुच्चय, ये हो गया आपका। अभी तक इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। बच्चे अपना खेल रहे हैं, जानवर अपना मजा कर रहे हैं, बच्चे अपना मजा कर रहे हैं, जानवर अपना मजा कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि बच्चा सवारी करे, बच्चा सवारी करे, तो कौन सा बच्चा किसकी सवारी करेगा, आपको कनेक्ट करवाना पड़ेगा। आपको कनेक्ट करवाना पड़ेगा कि चिंटू जो है, इसे चिंटू मानते हैं, बंटू, और इसे टिंकू मान लो। अब ये किस किस पे सवारी करेंगे, मान लो हम कहते हैं कि भाई चिंटू को हाथी की सवारी कराएंगे, बंटू को इसको ऊंट की, इसको हाथी की, इसको घोड़े की। कनेक्ट करवा दिया, कनेक्ट करवा दिया। ये है फलन, इसे कहते हैं फलन। जो दो समुच्चय आपस में, इस समुच्चय का नाम रख लेता हूं ए, इस समुच्चय का नाम, जो बच्चों का समुच्चय उसका नाम ए रख लिया, और
बच्चों का समुच्चय उसका नाम ए रख लिया, जानवरों का समुच्चय उसका नाम बी रख लिया। तो फलन ने क्या किया, एफ क्या किया, एफ ने ए के अवयवों को बी के साथ कनेक्ट करवा दिया, इसीलिए इसको ऐसे कहते हैं तीर का निशान। तीर का निशान मतलब कनेक्ट करवा रहा है, ये कनेक्ट करवा रहा है इसको इसके साथ। अब कहोगे और तरीकों से भी हो सकता है कि चिंटू को हाथी की सवारी करवा दें, बिल्कुल करवा सकते हैं, कई तरीकों से कनेक्ट कर, वो और फलन बन जाएंगे, फिर और नए फलन बन जाएंगे। एक फलन ये बन सकता है कि चिंटू हाथी की सवारी कर ले, ऊंट की कर ले, बंटू हाथी की कर ले, चिंटू घोड़े की कर ले, या फिर ये हो सकता है कि चिंटू को हाथी की करवा दे, चिंटू घोड़े की कर ले। तो कई और फलन भी बन सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल समझिए, बात है कि अभी कनेक्शन कर रहे हैं, कितने कितने फलन बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो ये भी बनाएंगे। फिलहाल तो फलन की परिभाषा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि फलन होता क्या है। वो ये होता है कि एक समुच्चय को दूसरे समुच्चय के साथ रिलेट करवाना है। भैया तू इसके साथ जुड़ जा, तू इसके साथ कनेक्ट हो जा, तू इसके साथ कनेक्ट हो जा, तू इसके साथ कनेक्ट हो जा, तो हम इस तरीके से कनेक्शन करवाते हैं। अभी हम इसे आगे जाके ये भी समझेंगे कि फलन इतना जरूरी क्यों है ना, तू इतना जरूरी क्यों है, तो ये फलन इतना जरूरी क्यों है, वो गाना है ना, तू इतना जरूरी क्यों है। तो सेम वही बात है, गणित के लिए फलन इतना जरूरी क्यों है, फलन इतना खास कैसे बन जाता है, इतना खास, क्योंकि गणित का जैसे एटम है, हमारे लिए एटम कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा यूनिवर्स ही एटम से बना हुआ है, तो फिर पूरी गणित फलन से बनी हुई है, तो फलन इतना जरूरी क्यों है। तो ये धीरे धीरे जैसे भी हम आगे बढ़ेंगे तो भी समझ में आएंगे फलन इतना जरूरी क्यों है। तो फिलहाल फलन क्या कर रहा है, दो सेट्स जो कि अपने अलग अलग मजे कर रहे थे, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करवा देता है, इसे कहते हैं फलन, दो अलग अलग समुच्चयों को आपस में कनेक्ट करवाना। अब यहां पे हम आए और मानते हैं, एक फलन का एग्जाम्पल बनाते हैं। मान लीजिए एक जानवर हमने और ऐड कर दिया, एक जानवर हमने और ऐड कर दिया, एक शेर और ऐड कर दिया, ये थे हमारे चिंटू, अब हम इन्हें सवारी करवाते हैं। तो सवारी कराने के लिए हम लोगों ने तय किया कि भाई जो चिंटू है वो कह रहा नहीं ऊंट पे नहीं बैठूंगा, ऊंट पे गिर जाऊंगा, लग सकती है, चोट लग सकती है। तो चिंटू ने डिसाइड किया कि वो हाथी पे बैठेगा, हाथी थोड़ा बड़ा है तो गिरने की चांसेस थोड़े कम है। तो चिंटू ने तय किया कि वो हाथी पे बैठेगा। जैसे भी हमने बताया था कि भैया तो आप कैसे भी जोड़ रहे हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं कि भाई पहले से पहला ही जुड़ेगा, दूसरे से दूसरा ही जुड़ेगा, आप कैसे भी जोड़ सकते हैं, ये कोई बाध्यता नहीं है कि भैया पहले से पहला ही जुड़ेगा, दूसरे से दूसरा ही जुड़ेगा, तीसरे से तीसरा जुड़ेगा, चौथे से चौथे जुड़ेगा, ऐसा नहीं है। कुल मिला के जोड़ना है, आपकी मर्जी से जोड़िए, आप अपनी स्वेच्छा से जोड़िए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे जोड़िए, जैसे आपका मन करे वैसे जोड़िए, बस जोड़िए। फलन जोड़ने का नाम है, फलन कनेक्शन का नाम है, कनेक्ट करने का नाम है। अब ये कनेक्शन को कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, ये हम धीरे धीरे इसको बड़ा करेंगे। तो फिलहाल कनेक्ट करना है, सिंपल सरल कनेक्ट करना है, बच्चों को जानवरों के साथ कनेक्ट करना है, जोड़ना है। तो चिंटू को करवा दी हाथी की सवारी, बंटू को करा दी ऊंट की सवारी, और टिंकू को अभी भी घोड़े की सवारी करा रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, इनमें से एक जानवर मान लीजिए शेर और डाल दिया, कोई शेर की सवारी तो नहीं करेगा ना, पागल थोड़ी है। शेर पे मान लो कि चढ़ा दोगे तो फिर उतारेगा कौन, बाई चांस मान लो किसी तरीके से चढ़ा भी दे तो फिर उतारेगा कौन। तो ऑब्वियसली बात है शेर सवारी करने के काम तो नहीं आता, तो बेहतर है शेर को छोड़ ही दे। तो अब यहाँ पे देखोगे आप तो कुछ समुच्चय बने हैं। ये जो बच्चे थे, ये जो पहला समुच्चय था बच्चों का, उसे डोमेन कहते हैं, प्रांत कहते हैं, जिसे आपने कनेक्ट किया है इसे प्रांत कहते हैं, डोमेन कहते हैं, इसे प्रांत कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। और जिस समुच्चय के साथ आपने कनेक्ट किया है उसको को डोमेन कहा जाता है, सह प्रांत कहा जाता है। ये आपका सह प्रांत कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका शेर है वो तो आपने किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया, तो जो जो जानवर कनेक्ट हुए हैं इसमें यहाँ देखें तो यहाँ तो दो प्रकार के जानवर है। एक जानवर वो है जिनकी सवारी की जा रही है, एक जानवर है जो अलग छोड़ा गया, जिसको कोई उसकी सवारी नहीं करना चाहता, छोड़ दिया। तो जो जो जानवर कनेक्ट हुए हैं, जो जो जानवर पे लोग सवारी कर रहे हैं या जो उस समुच्चय से कनेक्ट हुए हैं, उन समुच्चय को रेंज कहते हैं, परिसर कहते हैं।
परास कहते हैं। परिसर, परास, रेंज, ये इनको कहते हैं। अब तीनों समुच्चयों को एक साथ देखिए, तीनों समुच्चयों को एक साथ देखिए। सबसे पहला होता है प्रांत, जो कनेक्ट होता है। फिर सहप्रांत होता है, जिससे कनेक्शन जुड़ते हैं। अब जो सहप्रांत होता है उसमें सब चीजें होती है, उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो जुड़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं जुड़ते, सभी प्रकार के। इसके अंदर से ही जुड़ेंगे, कुल मिला के इसके अंदर से ही जुड़ेंगे। हो सकता है कुछ छूट जाए, कुछ जुड़ जाए, लेकिन जो जुड़े जुड़े होते हैं, जो केवल जुड़ जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं परास। लेकिन सह प्रांत में याद रखिएगा, सह प्रांत में जो जुड़ते हैं, जिनकी सवारियां होती है वो भी जानवर होते हैं, जिनकी सवारियां नहीं होती वो भी होते हैं। तो सह प्रांत थोड़ा बड़ा साइज होता है, थोड़ा बड़ा साइज होता है, जैसे क्लासरूम का साइज होता है। क्लास में 50 बच्चे होते हैं, कितने पास होंगे कितने फेल होंगे वो तो पेपर बताएगा, लेकिन क्लास में तो सारे बच्चे हैं। क्लास में वो बच्चे भी है जो पास होने वाले, क्लास में वो बच्चे भी हैं जो फेल होने वाले। सही बात है। एक क्लास में टोटल बच्चे होते हैं, एक क्लास में टोटल बच्चे हैं, फेल होने वाले और पास होने वाले दोनों बच्चे वहां हैं। अब परीक्षा जो है वो उन्हीं बच्चों में से निकाल देगी कि ये बच्चे पास होंगे। सेम कहानी यही है। तो परास क्या होती है, उसी, ये पूरी क्लास होगी, ये होता है सहप्रांत, कोडोमेन। इसमें सब लोग हैं, इसमें पास होने वाले भी हैं, जो सवारी के लायक हैं वो भी हो गए, जो सवारी करने लायक नहीं है वो भी हो गए, सारे हो गए इसमें। इसमें सारे ऐरे गहरे नत्थु गहरे सब आ गए। अब इसमें से जो जो बच्चे पास हुए हैं, जो जो जने पास हुए हैं, वो कहलाते हैं, जो जो कनेक्ट हो गए, जो जो जुड़ गए उधर वाले समुच्चय के साथ, जो जो जुड़ गए, उनको कहते हैं परिसर या परास। तो चित्र से एक बात क्लियर है कि परास जो होता है वो सह प्रांत के अंदर ही होता है, उप समुच्चय होता है। परिसर उप समुच्चय होता है, परिसर सह प्रांत का सबसेट होता है, सह प्रांत के अंदर ही आता है। परिसर सह प्रांत का उप समुच्चय। ठीक है, क्लियर है। परिसर सह प्रांत का उप समुच्चय, परिसर सह प्रांत का उप समुच्चय। देख सकते हो कि ये हमारा परिसर है, किसके अंदर आ रहा है, सह प्रांत के अंदर आ रहा है। तो परिसर जो होता है वो सह प्रांत के अंदर आता है, तो परिसर सह प्रांत का उप समुच्चय। क्लियर है। तो अब तीन प्रकार के समुच्चय बन गए, एक वो जो कनेक्ट हो रहे हैं, जिसके साथ हो रहे हैं, जो हो रहे हैं, जिसके साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो जो हो रहे हैं वो प्रांत कहलाते हैं, जिनके साथ हो रहे हैं उन्हें परिसर कहते हैं। सह प्रांत थोड़ा बड़ा होता है, सह प्रांत नॉर्मली हम बड़ा रखते हैं, बराबर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ही बनाए। शेर को हटा दो तो आप देखेंगे सह प्रांत और परिसर बराबर हो गए। अगर शेर को भगा दें, शेर को भगा दें तो सह प्रांत और परिसर बराबर हो जाएंगे। अगर शेर नहीं होता, अभी शेर नहीं होता, जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में जाए तो इस केस में आप देखेंगे सह प्रांत, यही तो सह प्रांत था, यही परिसर था, यही तो सह प्रांत था, सब जुड़ गए, सब जुड़ गए तो ये सब परिसर भी हो गए। तो इस केस में सह प्रांत और परिसर बराबर है। तो सह प्रांत और परिसर बराबर भी हो सकते हैं, या फिर परिसर हमेशा छोटा होगा, बराबर नहीं हुआ तो छोटा होगा, परिसर हमेशा सह प्रांत के अंदर होता है। ठीक है, तो इस केस में बराबर है, इस केस में भी, अगले वाले केस में देखें तो इसमें छोटा है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि परिसर जो है वो छोटा है। परिसर, इस केस में परिसर उप समुच्चय है सह प्रांत का। तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, और बराबर नहीं है तो फिर परिसर हमेशा सह प्रांत के अंदर होगा, ये हमेशा अंदर होगा। तो एक चित्र में अगर हम देखें इन्हें, तो आज पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो फलन कैसे बनता है, फलन कैसे बनता है। तो हमने तीन के नाम सीख लिए अभी, है ना। अभी इनके ऊपर बहुत काम करेंगे, क्योंकि अभी जो मैं परिभाषा समझा रहा हूँ, फिर से समझा दूं, अभी मैं सरल भाषा का यूज कर रहा हूँ। सरल भाषा सही नहीं होती है ना, सरल भाषा सरल होती है, इसलिए उसमें कुछ त्रुटियां होती है, सरल भाषा में कुछ त्रुटियां होती है, लेकिन वो जरूरी होती है समझाने के लिए। जैसे आप छोटे बच्चे को, किसी 5 साल के बच्चे को अगर ब्लैक होल के बारे में बताएंगे
तो शायद ऑब्वियसली बात है आप सरल भाषा का ज्यादा उपयोग करेंगे बजाय सही की। अगर मान लीजिए 5वीं क्लास का कोई बच्चा है या 5 साल का बच्चा है या 7 साल का बच्चा है और वो पूछे, कहीं टीवी में उसने देखा कि ब्लैक होल, और वो आपसे ब्लैक होल के बारे में पूछे, तो क्या आप उस तरीके से बताएंगे जिस तरीके से आपने पीजी में पढ़ा है? बोला नहीं, उस तरीके से बताऊंगा तो बच्चा सुनेगा ही नहीं, वो शायद 1 मिनट भी नहीं सुनेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? बोला हम सरल में भाषा में बात करेंगे, चाहे गलत ही क्यों ना हो। थोड़ी बहुत गलतियां चल जाएगी लेकिन सरल भाषा का उपयोग करेंगे। तो ये कुछ ऐसा ही है, मैं भी फिलहाल सरल भाषा का यूज कर रहा हूँ, बाद में धीरे धीरे हम सही पे आ जाएंगे, एकदम एग्जैक्टली प्योर सही पे आ जाएंगे। आते हैं, तो 3 समुच्चय हो गए हमारे पास, है ना। सह प्रांत हमारे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होता, सह प्रांत हमारे लिए उपयोगी नहीं होता, हमारे लिए 2 ही चीजें उपयोगी होती है, 2 चीजें उपयोगी होती है। प्रांत जो आप रखते हैं, परिसर जो आपसे आता है, रखते हैं आता है। इनपुट आउटपुट, कई बार इसको इस तरीके से इंग्लिश में यूज किया जाता है। इनपुट ये आपने रखा, आउटपुट ये आपका आया। इस पे ये आया, जैसे चिंटू पे मिला आपको हाथी, बंटू पे आपको मिला ऊंट, और टिंकू पे आपको मिला हाथी, ऊंट ये घोड़ा। तो ये इनपुट आउटपुट सिस्टम भी नाम होता है इसका। इनपुट मतलब ये आप रख रहे हैं, आउटपुट ये आपके पास आ रहा है। तो आगे अब इन्हें क्या करते हैं, फलन क्या करता है, जोड़े बना के लिख देते हैं। फलन को लिखने के तरीके जो होते हैं, एक होता है ये चित्र रूप, ये वाला जो भी आपने पढ़ा, इससे फलन का चित्र रूप कहते हैं। आपने एक प्रांत बना दिया, आपने सह प्रांत बना दिया, किससे क्या आया ये बना दिया, इसको चित्र रूप कहते हैं, फलन का चित्र रूप। लेकिन ये चित्र बनाना हमेशा संभव नहीं होता। ये लगता है सुंदर, लगता है समझने में आसान लगता है, लेकिन हमेशा चित्र बनाना संभव नहीं है। ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हमारे फलन जटिल होते जाएंगे, और वो कोई हाथी घोड़ों की तरह थोड़ी होंगे कि हम चित्र बना ले। तो चित्र बनाना आसान नहीं होगा, ये सुनने और समझने में आसान है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो एक होता है चित्र रूप जो कि ज्यादा कारगर नहीं है। फिर दूसरा रूप होता है जोड़े बना के लिखना। जोड़े बना के लिख दो, एक समुच्चय के रूप में लिख दो, फलन को एक समुच्चय के रूप में लिख दो। फंक्शन इन सेट फॉर्म, यानी समुच्चय रूप में लिखना। ये थोड़ा महत्वपूर्ण रूप है। अब आपने क्या किया, जोड़े बना बना के लिख दिया कि भैया चिंटू का जोड़ा किसके साथ बना, हाथी के साथ। तो ये जोड़े बना के लिख दिया कि चिंटू हाथी के साथ, चिंटू हाथी के साथ जोड़ा बना दिया। मतलब चिंटू पे, चिंटू का ऊंट के साथ है क्या, तो वो वाला उधर देख लेना, पहले पहले वाला, चिंटू का ऊंट के साथ, इसका हाथी के साथ, उसका घोड़े के साथ। तो इस तरीके से जोड़े बना बना के लिखना। अब वही चित्र वाला रूप है, चित्र को हमने समुच्चय में लिख दिया, बस इतना ही फर्क है। वो 2 चित्र बना रहे थे, 2 गोले बना रहे थे और उससे कनेक्ट कर रहे थे। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, मना नहीं है। आपको लगता है अच्छा तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कई तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका चित्र वाला हो गया। एक तरीका ये हो गया जोड़े बना के लिख दो, ये रखा ये आया, ये रखा ये आया, ये रखा ये आया, ऐसे जोड़े बना बना के लिख दो। आप फलन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फेसबुक नहीं है, ये फलन का एफ है, ठीक है ना। ये फेसबुक वाला एफ नहीं बल्कि फलन वाला एफ है। तो ये आपका एफ हो गया, और इस तरीके से आपने जोड़े बना बना के लिख दिया, ठीक है। ये भी एक तरीका है, जैसे वो एक तरीका है चित्र वाला, ये एक तरीका है। इसे समुच्चय रूप कहते हैं, इसे सेट फॉर्म कहते हैं, समुच्चय के रूप में लिखना। अभी हम एक तरीका और पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और एक और शानदार तरीके की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये तरीका हो गया। अब अच्छा, पिछले वाले में तो बहुत आसान था, पिछले वाले में तो आसान था कि ये इधर वाले सब प्रांत है, इधर जो कनेक्ट हुए हैं वो सब परिसर है, तो ये प्रांत है, ये परिसर है। तो अगर समुच्चय ऐसे लिखा हुआ तो कैसे पता चलेगा कि प्रांत कौन से? तो अभी पता चल जाएगा, आगे वाले सब प्रांत होते हैं, आगे वाले से आएंगे, पीछे वाले से आएंगे। तो जो आगे वाले हैं, ये जो चिंटू, बंटू और टिंकू है, ये प्रांत हो गए। आगे वाले हमेशा प्रांत बनाते हैं, अगर इस रूप में हो तो आगे वाले हमेशा प्रांत बनाते हैं और पीछे वाले हमेशा परिसर बनाते हैं। ये परिसर हो गया या प्रास हो गया। तो ये भी तरीका है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब 2 तरीके हो गए, एक तो चित्र की सहायता से लिख दीजिए, चित्र की सहायता से, चित्र दोनों समुच्चयों के चित्र बना दो,
फिर लिख दो इससे ये कनेक्ट हुआ, इससे ये कनेक्ट हुआ, इससे ये कनेक्ट हुआ, ये कर सकते हो। या फिर जोड़े बना बना के लिख दो, इन दो का जोड़ा, ये से ये आया, इससे ये आया, इससे ये आया, तो ये जोड़ा फॉर्म है। तो दोनों देखो तो दोनों एक ही बात है, बस लिखने के तरीके अलग है। ये चित्र की भाषा में समझाता है, तीर तार खींच के समझाता है, ये ऐसे नहीं समझाता, ये आपको सिर्फ जोड़े बना के देता है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनपुट आउटपुट समझिए। अब इनपुट और आउटपुट समझिए। इनपुट आउटपुट का मतलब जो मैंने कहा था, इन्हीं का नाम इनपुट आउटपुट भी होता है। जो आप रखते हैं, जो आपको आता है, रखते हैं आता है, रखते हैं आता है, इनपुट एंड आउटपुट। हिंदी में इनके नामों पे थोड़ा सा ज्यादा गौर करेंगे, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी नामों पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा। वजह वैसे इनपुट आउटपुट नाम थोड़े ज्यादा सुंदर लगते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा, इनपुट क्या है? आपने ये रखा और आपके फलन ने आपको वो दिया। ये जो फलन ही कर रहा है ना, करने वाला ईश्वर है। यहाँ पे ईश्वर कौन है? फलन। फलन कर रहा है, किसको किससे कनेक्ट करेगा? हम कहते हैं ना जोड़ी आसमान में बनती है, तो यहाँ पे आसमान कौन है? एफ है। एफ कनेक्ट करके दे रहा है, ये जो एफ है ये जोड़ के दे रहा है, एफ ही तो कर रहा है। ये एफ ना होता तो ये कनेक्शन ना होते, ये एफ ना होता तो ये कनेक्शन ना होते। भैया ये एफ बता रहा है कौन किसके साथ कनेक्ट होगा, ये एफ ही तो है, यही तो वो बंदा है जो तय करके दे रहा है कि कौन किसकी सवारी करेगा, कौन किसकी सवारी। बोले सर हम तय कर रहे हैं, तो हम तय कर रहे हैं तो हम फलन हो गए। तय जो भी तय करके दे रहा है वो फलन है, जो तय करके दे रहा है कि किससे कौन जुड़ेगा, किससे कौन जुड़ेगा, कौन किससे जुड़ेगा। ये जो रूल आपने बनाया कि भाई इससे ये जुड़ेगा, इससे, इसी का नाम फलन है। ये जो रूल है कि कौन किसके साथ जुड़ेगा, इसी का नाम फलन है। और इसे हम कई तरीकों से जोड़ सकते हैं, तो वो अलग अलग फलन हो गए। दूसरा तरीका दूसरा फलन हो जाएगा, तीसरा तरीका तीसरा फलन हो जाएगा, चौथा तरीका चौथा फलन हो जाएगा। तो ये अलग अलग फलन हो जाएंगे। तो फलन का नाम ही है, अगर आप किसी भी तरीके से इनको जोड़ रहे हैं, किसी भी तरीके से, वो फलन है। बोले मैं तो इसको ऐसे ऐसे जोड़ूंगा, कैसे जोड़ू? तुम जैसे जोड़ोगे वो एक फलन है। नया तरीका दूसरा फलन, नया तरीका तीसरा फलन, ऐसे जोड़ रहे हो चौथा फलन, और ऐसे जोड़ रहे हो पांचवा फलन। तो ये फलन के अलग अलग फलन बन जाएंगे। लेकिन जब भी आप इनको इधर वालों को इधर वालों के साथ कनेक्ट करवा रहे हो, वो एक फलन कहलाता है। वैसे तो कई बन सकते हैं, बिल्कुल कई बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। तो ये रहेगा। तो अभी जैसा हमने देखा पीछे वाले में कि हुआ क्या था कि पहले वाला जो हमारा चिंटू था, उस पे हमें ऊंट मिला, ये हुआ ना, इस पे ऊंट मिला। ये इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा, ये इनपुट, ये आउटपुट, ये इनपुट, ये आउटपुट। तो जो आप रखते हैं उन्हें इनपुट कहते हैं, जो आपको मिलता है उन्हें आउटपुट कहते हैं। ये इनपुट है, ये जो मिला ये आउटपुट है। और ये कौन कर रहा है? फलन कर रहा है। यही तो है सारा राज। ये करने वाला कौन है? ये करने वाला फलन है। फलन ही वो रूल है, फलन ही वो रूल है जो बताता है कि चिंटू इनपुट है और ऊंट आउटपुट है। अगर फलन दूसरा होता तो दूसरा फलन दूसरा उत्तर देता, तीसरा फलन तीसरा उत्तर देता। तो किस पे कौन सा उत्तर आएगा ये आपका फलन ही तो बताएगा, आपका फलन ही तो बताएगा। यही फलन कर रहा है, फलन यही कर रहा है कि कौन किसके साथ कनेक्ट होगा, यही बस फलन है। कौन किससे जुड़ेगा, यहां पे कोई किसी से जुड़ सकता था, जुड़ सकता था, तो ये जितने तरीके से जुड़ सकता था सारे तरीके से जोड़ लो, तो हर एक फलन कहलाएगा। हर एक तरीका जोड़ने का, एक तरीका, एक रूल, एक नियम जो भी आपने बनाया है वो फलन कहलाएगा। तो कई तरीके के फलन बन सकते हैं। बोला हाँ बहुत से तरीके से, हम तो इनको अलग अलग तरीकों से जोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल अलग अलग तरीकों से जोड़ सकते हैं। ये सबके सब फलन है, ये अनगिनत जो बनेंगे ये सब फलन है, ढेर सारे जो बनेंगे। एक फलन आपको ये बता रहा है, दूसरा फलन कुछ और बताएगा, तीसरा कुछ और तरीके से कनेक्ट करेगा, चौथा कोई और तरीके से कनेक्ट करेगा। लेकिन बात तो ये है ना, कनेक्ट तो कर रहा है, तो हुआ तो फलन ना। तो फलन का काम है कनेक्ट करना। अलग अलग फलन अलग अलग तरीके से कनेक्ट करेंगे, अलग अलग फलन अलग अलग तरीके से कनेक्ट करेंगे। लेकिन फलन करेगा क्या? बोला कनेक्ट करेगा। तो बस फलन का नाम है कनेक्ट करना। अलग अलग फलन अलग अलग तरीके से कनेक्ट करेंगे, बस। ठीक है, अब ये हो गया, इस पे ये मिला, फलन में ये रखा,
ये इनपुट था, ये आउटपुट, ये इनपुट, ये आउटपुट, ये इनपुट, ये आउटपुट। अब इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को, कि ये इनपुट रखा किसमें, फलन में, ये रखा, ये मिला, ये रखा, ये मिला, ये रखा, ये मिला। इनपुट एंड आउटपुट। अब इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण है। इन्हें, ये जो आए हैं इनको कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता है चित्र। जैसे आप कांच में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो दर्पण में जो देखते हैं वो प्रतिबिंब होता है, उसे इमेज कहते हैं। ठीक है, जो आया है ना वो प्रतिबिंब कहलाता है, जो आया है। क्योंकि देखो प्रतिबिंब आप अपने आप को नहीं कहते, अपने आप को प्रतिबिंब, आप अपने आप को छाया थोड़ी कहते हैं, आप अपने आप को परछाई कहते हैं क्या? नहीं, परछाई तो आगे बनती है, प्रतिचित्र आपका सामने बनता है। आप दर्पण में खड़े होते हैं और वो अंदर जो बना है उसको कहते हैं ये प्रतिबिंब है मेरा। प्रतिबिंब में मैं तो ओरिजिनल हूं, मैं तो ओरिजिनल हूं, वो प्रतिबिंब है। जो उधर बना है वो प्रतिबिंब है, उधर वाला प्रतिबिंब होता है, ये तो ओरिजिनल है, प्रतिबिंब तो उधर है, तो वो प्रतिबिंब है। अगर वो प्रतिबिंब है तो उसका आप क्या हुए? प्रतिबिंब से पहले वाला, जो प्रतिबिंब से पहले मतलब ओरिजिनल है, तो उसको पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। पूर्व प्रतिबिंब, प्री इमेज। थोड़े से नामों पे मास्टरी कर लो। इन नामों पे थोड़ी सी मास्टरी करो कि ये नाम किस तरीके से रखे गए हैं। समझो कि दर्पण के आगे जब आप खड़े होते हो तो आपका प्रतिबिंब क्या होता है, और आप उस प्रतिबिंब के आप कौन हो, वो प्रतिबिंब आपके लिए क्या लगा। अगर आप दर्पण के आगे खड़े हो तो जो कांच में दिखाई दे रहा है वो कौन है? तो वो प्रतिबिंब है। तो वो प्रतिबिंब है, तो उसके लिए आप कौन है? बोला उसका पूर्व प्रतिबिंब। उससे पूर्व प्रतिबिंब से पहले कौन था? पूर्व, पूर्व प्रतिबिंब। तो पूर्व, आप उसका पूर्व प्रतिबिंब हो। यानी ऊंट का, ऊंट है प्रतिबिंब, और पूछा जाए कि ऊंट का पूर्व प्रतिबिंब कौन है, ऊंट की प्री इमेज कौन है? ये पूर्व प्रतिबिंब है। हाथी का पूर्व प्रतिबिंब बंटू है। घोड़े का पूर्व प्रतिबिंब टिंकू है। पूर्व प्रतिबिंब, ये क्या है? पूर्व प्रतिबिंब। और चिंटू बंटी के लिए क्या है? चिंटू के लिए ऊंट क्या है? प्रतिबिंब। ये इसके लिए प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। अब ये दिमाग में बिठा के रखना है। जैसे मैंने दर्पण वाला एग्जांपल दिया, उस दर्पण वाले एग्जांपल के तरीके से याद रखना होगा कि आपको प्रतिबिंब किसे कहते हैं, पूर्व प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब होता है जो आता है, आता है, जो आता है उसको प्रतिबिंब कहते हैं, और जो रखा जाता है, जो इनपुट होता है, उसको पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। इनपुट को पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं और आउटपुट को प्रतिबिंब कहते हैं। सही है यहां तक? बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा तरीका पे आते हैं। दो तरीके सीख लिए, चित्र की सहायता से, समुच्चय की सहायता से। अब तीसरा तरीका जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको कहते हैं रूल फॉर्म। और देखेंगे कि तीनों तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है। तीसरा तरीका है रूल फॉर्म, मतलब नियम रूप। चित्र आपको दिख ही रहा है, चित्र आपको दिख रहा है। एक तो हो गया चित्र रूप, ये रहा चित्र रूप, फलन का चित्र रूप। फलन को चित्र की सहायता से दिखाना।
पहला तरीका। दूसरा तरीका था समुच्चय रूप में। समुच्चय के रूप में था, किस पे क्या आया उनके जोड़े बना के लिख दो। जैसे 1 पर 2 आया, 1 पर 2 आया, 2 पे 3 आया, 3 पे 4 आया, 4 पे 5 आया, 5 पे 6 आया। ये दूसरा तरीका हो गया समुच्चय रूप में। अब एक तीसरा तरीका हमारे काम आ रहा है। तीसरा तरीका हम यहाँ पे सोचे नियम रूप में कि भाई इतनी यार काहे बकवास कर रहे हो, इतना क्यों लंबा चौड़ा कर रहे हो, साफ तो दिख रहा है कि 1 पर 2 आ रहा है, 2 पे 3 आ रहा है, तो मतलब जो भी रख रहा हूं एक जुड़ के ही तो आ रहा है, एक जुड़ के ही तो आ रहा है। मैं जो कर रहा हूं वो एक जुड़ के ही तो आ रहा है, बस एक जोड़ दो बस इसमें, काहे इतनी बकवास करते हो। बस जो भी आप रख रहे हो उसमें एक जोड़ दो, जो भी आप रख रहे हो उसमें एक जोड़ दो। हाँ यार ये भी तो एक तरीका हो सकता है, सीधा नियम बना के बता दो ना। तो ये एक रूप और निकल के आता है जिसको कहते हैं नियम रूप। नियम रूप में आप ये बातें नहीं बताते कि कौन पे क्या आया, बस आप नियम बता देते हो, भैया ये रहा नियम, एफ एक फलन है ए से बी में, ए के अवयव लेगा और बी के अवयव बनाएगा, ए के अवयव लेगा और बी के अवयव बनाएगा। और कैसे बनाएगा ये देखो, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1। ये लो होगी सारी बात। ये भी वही बात बोल रहा है जो ऊपर वाले दो बोल रहे हैं, ये भी वही बात बोल रहा है जो नीचे वाले दो बोल रहे हैं। ऊपर वाले दोनों, चित्र भी वही बोल रहा है, चित्र भी वही बोल रहा है, ये भी वही बोल रहा है, ये भी वही बोल रहा है। सबसे छोटा कौन बोल रहा है, बोला ये। तो ये होता है एकदम समेट कर गागर में सागर भरने जैसा, गागर में सागर भर दिया, इतना छोटा सा। अच्छा ये रूप तो हमेशा बड़े हो जाएंगे, अगर ये समुच्चय थोड़ा और बड़ा होता तो ये और बड़ा हो जाता, अगर समुच्चय और बड़ा होता तो चित्र भी और बड़ा हो जाता, लेकिन इससे बड़ा नहीं कर सकते थे, ये तो इतना ही रहता। ये तीसरे वाला जो रूप है ये कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि ये नियम बताता है ना कि बना के बताता है। ये बना के नहीं बताता, ये कहता है ये रहा नियम और तुम खुद बना लो बेटा, जाओ घर जाओ और खुद बना लो। ये बना के नहीं देता, ये बस रूल बता देता है, जिससे क्या होता है कि जब भी आपको फ्री हो, जब आप खाली बैठे हो तो बैठ के खुद बना लेना, है ना, खुद बना लेना। ये बना के नहीं देता, ये नियम बता देता है कि ऐसे ऐसे बना लेना, है ना। जैसा मैगी वाला मैगी बना के नहीं जाता, मैगी वाला पीछे नियम लिख देता है, रूल 1 रूल 2 रूल 3। एक कप पानी लो, फिर उसे गर्म करो, फिर उसमें मैगी डालो, फिर मसाला डालो, फिर 5 मिनट उसको करो, फिर मैगी तैयार। तो वो रूल बता देता है कि मैगी कैसे बनेगी, ना कि वो घर आके बना के देता है कि आओ बैठो मैं बनाता हूँ, तुम आराम करो, मैं 10 रुपए की मैगी के साथ मैं फ्री हूँ। नहीं ना, वो रूल बताता है आपको। ये नियम रूप, नियम रूप आपको नियम देता है। अब आप देखेंगे, बोले ये सही है, ये ज्यादा परफेक्ट है, ज्यादा सही इसलिए है कि इसमें कोई झंझट नहीं है, क्या रखना है, ए के अवयव रखने हैं, ये देखो कोई सब कुछ है, ये सब कुछ बता रहा है, सारी बातें बता रहा है। कौन से अवयव रखने हैं, बोले ए के रखने हैं। उत्तर कहां के आएंगे, बी में आएंगे। ए के रखने हैं, बी में से उत्तर आएंगे, ये लो बता दिया। कैसे आएंगे, ये रहा ऐसे आएंगे। कहां से कहां उत्तर आएंगे, क्या रखेंगे क्या आएंगे, ये रखेंगे ये आएंगे। ए समुच्चय वाले रखेंगे, बी वाले उत्तर आएंगे। ए वाले सवाल हैं, बी वाले उत्तर है, ए वाले सवाल हैं, बी वाले उत्तर है। कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे। सारी बातें बता दी, वो सारी बातें छोटे तरीके से इसने बता दी। तो ये रूप हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप देखेंगे तो हम लिख सकते हैं, तीनों तरीके ही हमारे पास है, लेकिन ये तरीका ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, इसको क्यों यूज किया जाता है। एफ एक फलन है ए से बी में, ए से बी में मतलब ए रखेंगे और बी में जाएंगे, ए से बी में। एफ समुच्चय ए से बी में फलन है। एफ समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक फलन है।
इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ज्यादातर फलन हम जब किताबों में देखते हैं तो ना तो वो चित्र में होते हैं, ना वो ऐसे होते हैं, वो हमेशा ऐसे होते हैं। क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि ऐसा लिखना आसान है, छोटा है। अगर पेपर में सवाल ऐसे बना के देता या ऐसे बना के देता तो सवाल बनाने वाले के लिए बहुत दुखदायी हो जाता, ये बहुत दुखदायी हो जाता। तो किताब वाला या पेपर वाला जब भी सवाल बनाता है वो इस रूप में लिखता है, क्योंकि ये छोटा रूप हो गया। अच्छा, बात वही है, सेम चीज है, बस लिखने का तरीका छोटा हो गया। और छोटे रूप को कौन पसंद नहीं करता? छोटे रूप को कौन पसंद नहीं करता? ठीक है। अच्छा, वो अभी रानी पूछ रही कि मैक्सिमम कितने होते हैं, मिनिमम कितने होते हैं। अभी तक हम पहुंचे ही नहीं है। अभी तक तो हम फलन की परिभाषा पे ही नहीं पहुंचे। अभी तक तो हम फलन की परिभाषा पे ही नहीं पहुंचे। अभी तो जो बातें बता रहा हूँ वो सिर्फ बेसिक बातें हैं, जो मैंने पहले कहा था, सरल भाषा बता रहा हूँ, एकदम सरल सरल। अभी तो मैं फलन की परिभाषा पे भी नहीं आया हूँ। मतलब फलन की परिभाषा आपने बताई तो थी, मैंने पहले कहा था वो सरल परिभाषा है, सही परिभाषा पे अभी नहीं आया हूँ। अभी तो मैं इसकी सही परिभाषा पे आऊंगा, जो एग्जैक्ट एकदम प्योर एकदम शुद्ध परिभाषा होगी। अभी वही नहीं आया तो फलनों की संख्या की तो बात ही कहाँ है। अभी फलनों की संख्या तो अभी बहुत दूर पड़ी है। ठीक है, अभी तो सिर्फ बेसिक बातें सरल तरीके से, जिससे आपको ये पकड़ में आ जाए कि भाई फलन होता क्या है, किसको कनेक्ट करता है, क्या प्रांत है, क्या परिसर होता है। एक लगभग भाषा, सरल भाषा आपको आप तक पहुंच जाए, फिर इसको सुधार करेंगे, फिर इसको साफ सुथरी परिभाषा में बदलेंगे ताकि कोई त्रुटि ना हो। ठीक है, तो यहां तक बातें उतर गई गले। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो प्रांत कौन था? जो आपने रखा वो प्रांत था। चिंटू, है ना, जो आपने रखा है वो प्रांत है। जो आपने रखा है वो आपका प्रांत है। जैसे अभी जो हमने बनाया था, ये जो बच्चे थे, ये हम रख रहे थे, ये प्रांत थे। इन्हें प्रांत समुच्चय कहते हैं। आप उन्हें अलग अलग कर लें, जो आपने रखा है वो प्रांत कहलाता है। जो आपने इनपुट रखा है, सेट ऑफ इनपुट, सेट ऑफ इनपुट, या पूर्व प्रतिबिंब का समुच्चय। पूर्व प्रतिबिंबों का, ये पूर्व प्रतिबिंब कहलाते हैं ना, इनका नाम पूर्व प्रतिबिंब होता है ना। तो पूर्व प्रतिबिंबों का समुच्चय, पूर्व प्रतिबिंब का समुच्चय, सेट ऑफ इनपुट, सेट ऑफ प्रीइमेज, या जो आपने रखे हैं, जो फलन में आपने इनपुट करवाए हैं। आगे अगला है सहप्रांत। सहप्रांत में वो सारी चीजें होती है जो कनेक्ट हुई है, जो कनेक्ट नहीं हुई है, सब कुछ, सब कुछ, प्रत्येक। तो कोडोमेन कोई सीरियस नहीं लेते हम। कोडोमेन के बारे में ज्यादा आप देखेंगे बस खाली एक बार चर्चा में आएगा, फिर कोडोमेन को हटा देंगे। कोडोमेन क्या है? लगभग संभावना है कि भैया इनमें से कुछ आएगा। जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबको ही पढ़ाते हैं, आपको पता थोड़ी कि फेल होने वाला है, ये पास होने वाला है। एक बार तो आप सबको ही ट्राई करते हैं, सबको ही शामिल करते हैं। तो कोडोमेन वैसा है, एक सबको इकट्ठा करके बना लिया कि भैया इनमें से कुछ ना आएगा, इनमें से कोई जुड़ेगा, इनमें से कोई नहीं जुड़ेगा, इनमें से कोई पास होगा, फेल होगा। बस आपने सारे के सारे जो इकट्ठे थे वो सारे कर लिए, तो वो कोडोमेन कहलाता है। तो कोडोमेन जैसे देखेंगे हम लोग, कोडोमेन ज्यादा सेंसफुल नहीं होता, क्योंकि सेंसफुल बस एक आइडिया है कि भैया इनमें से कुछ ना कुछ आएगा, इनमें से ही कुछ ना कुछ आएगा, इनमें से कोई आ भी सकता है, कोई नहीं भी आ सकता। तो ये कोडोमेन होता है। कोडोमेन एक व्यापक आइडिया है, एक विस्तृत रूप है कि भैया इनमें से कोई आएगा। बस कोडोमेन इतनी गारंटी लेता है कि इन्हीं में से कोई आएगा, इनमें से, इनसे बाहर नहीं जाएगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा। बस एक बांधने का तरीका है कि भैया डोमेन है, ये आप रखोगे, कोडोमेन इनके अंदर से ही आएगा, कुछ भी आए इनके अंदर से ही आएगा। तो कोडोमेन बस छूट को बांध रहा है कि भैया आप जो निशाना लगाएंगे वो निशाना इनमें से किसी पे लगेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो एक बांधने का, एक साधने का तरीका हो गया। तो कोडोमेन का इतना ही महत्व होता है।
कोर डोमेन इतना ही महत्व होता है। ठीक है, शुरुआत में था हमारा, ये रहा। तो कोर डोमेन का मतलब सिर्फ ये होता है कि भाई बांध दो, भाई ये आप रखेंगे, इनमें से उत्तर आएगा। अब इनमें से उत्तर आएगा इसका मतलब नहीं कि ये सब आएंगे, इनमें से कुछ आएंगे, कुछ नहीं भी आएंगे, हो सकता है सारे आ जाए, हो सकता है ना आए। बस ये एक लगभग आइडिया सेट होता है कि इससे बाहर नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है कि चिंता मत करो, ये रखोगे, इनमें से आएंगे, इनमें से ही आएंगे, बस इनसे बाहर नहीं जाएगा। अब ये बच्चे जुड़ेंगे, इनमें से ही किसी ना किसी से जुड़ेंगे, बाहर नहीं जाएगा। तो कोर डोमेन बस इतना बांधता है कि भैया ये आपका इनपुट है, आपके आउटपुट इनमें से ही कोई ना कोई होंगे, बाहर नहीं जाएगा। तो ये है। अच्छा, फिर परिसर में क्या अंतर आ जाता है? परिसर पुख्ता करता है कि भैया यही आएंगे, परिसर फिक्स सेट है कि ये लोग आए हैं, मतलब ये जो ऊंट है, ये जो हाथी है, ये जो घोड़ा, ये कनेक्ट हुए हैं। किसके साथ कनेक्ट हुए हैं वो अलग बात है, लेकिन ये कनेक्ट हुए हैं, ये आए हैं। तो रेंज में वही लोग आते हैं जो कनेक्ट होते हैं रेंज में। अच्छा, कोडोमेन में वो दोनों आते हैं, कनेक्ट हुए वो भी तो आएंगे, नहीं हुए वो भी आएंगे। तो कोडोमेन में दोनों चीजें आ जाती है, लेकिन रेंज में केवल वही आती है जो कनेक्ट होती है। अब ये कनेक्ट हुए हैं, किसके साथ हुए हैं वो तो आपको फलन बताएगा, लेकिन ये कनेक्ट हुए हैं। अब इनको नाम कैसे दिया जाए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब इनका नाम जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि भैया जब आप फलन लिखते हैं तो डोमेन और कोडोमेन का नाम तो आ जाता है, ए बी। जब आप फलन लिखते हैं तो फलन के नाम में ही आ जाता है। डोमेन और कोडोमेन का नाम जो है ना अच्छा, हाँ, मुझे भी वो शेर थोड़ा खतरनाक ही बनाना था, तो मैंने भी सोचा मुंह बंद रखूंगा तो लोग सवारी कर लेंगे। मैंने भी सोचा कि मुंह बंद रखूंगा तो लोग सवारी कर लेंगे, तो इसलिए मुझे मुंह जो है वो खुला रखना पड़ा, ताकि कोई उसके दांत देखे तो सवारी का सोचे नहीं। ठीक है, बढ़िया, बधाई हो, आप लोग बारीकियों पे ध्यान दे रहे हैं, अच्छा लगा, है ना। और सुशील कह रहा है कि शेर का मुंह खुला रखा आपने, तो शेर का मुंह इसीलिए खुला रखा कि अगर शेर का मुंह बंद रखता तो शायद बच्चे सवारी करने को तैयार हो जाते, है ना। अब शेर का मुंह खुला है और इतने बड़े बड़े दांत है, तो ऑब्वियसली बात है बच्चे को इतना तो समझ में आता है, शेर नहीं समझ में आता हो, ये दांत तो समझ में आते ही हैं। शेर चाहे ना समझ में, बच्चे के लिए कितना शेर फर्क पड़ता होगा, लेकिन ये दो बड़े बड़े, ये दिखता ही है यार, ये मुंह खुला हुआ ये तो दिखता ही है, तो ये तो शायद समझ में आ जाएगा। तो इसकी सवारी कोई नहीं करना चाहेगा, इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, ये तीन इनमें से कुछ भी बिठा दो बैठ लेंगे, लेकिन इस पे तो नहीं बैठेंगे, तो ये तो हमेशा बाहर ही रहेगा। जब पढ़ाऊंगा, देखो अब ये कब पढ़ाऊंगा ये नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता होता कि मैं कब पढ़ाऊंगा। फलन के बारे में नहीं पता था मुझे फलन के बारे में भी नहीं पता था कि मैं फलन कब पढ़ाऊंगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, कोई पैटर्न फिक्स नहीं है कि ऐसा है फलन, ये पीडी कब आएगा। मैंने पहले कहा है, अगर आपको कोई टॉपिक पहले पढ़ना है तो रिकॉर्डेड में पढ़ा है, वहां जाके पढ़िए। कोई टॉपिक आपको अगर बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, बहुत ज्यादा जिज्ञासा हो रही है, तो उसको शांत मत करिए, मेरा इंतजार मत करिए। पढ़ाया हुआ है, वो भी मेरा ही पढ़ाया हुआ है, वहां कोई ऐसा नहीं है कि कोई रामलाल जी ने पढ़ा है, वहां पे भी अमित जी ने पढ़ा है। तो अगर आपको कोई टॉपिक पहले पढ़ना है, बहुत भयंकर जिज्ञासा हो रही है, तो पहले उसको शांत करिए, वो टॉपिक पहले आप पढ़ लीजिए। रिकॉर्डेड में पढ़ा हुआ पढ़ाया हुआ है, बाकी लाइव है तो लाइव में भैया जब आएगा तब आएगा। मुझे भी खुद को भी नहीं पता होता, कोई कहता सर ये टॉपिक कितने दिन चलेगा, कुछ भी नहीं पता होता कितने दिन चलेगा। बस ये है कि टॉपिक को अच्छे से पूरा कराऊंगा, इतना मेरा होता है। और ये मैं टाइम नहीं बांधता, मैं ऐसे लिमिट करके नहीं चलता कि 5 दिन में मुझे खत्म करना है या 2 दिन में मुझे खत्म करना है। मेरा सिर्फ एक ही होता है, जितने अच्छे से करवा सकूं उतने अच्छे से करवाऊं, चाहे 2 दिन ऊपर लग जाए मेरा चल जाएगा। मेरे कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो इसलिए एग्जैक्टली आप लोगों को अगर जल्दी पूरा करना है तो रिकॉर्डेड में सारा करवाया हुआ है। जो टॉपिक आपको पहले पढ़ना है वो आप पहले पढ़ सकते हैं, बाकी लाइव में अपने हिसाब से टॉपिक आएंगे और अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं। ये अब प्रांत और सह प्रांत का नाम तो क्या यही क्लियर हो जाता है। जब भी आप फलन को लिखते हैं, फलन को लिखते ही पता चल जाता है कि ये प्रांत है, ए प्रांत का नाम है, बी सह प्रांत का नाम है। ये जो दो नाम होते हैं ये प्रांत और सह प्रांत के नाम होते हैं, पर परिसर का तो कोई नाम ही नहीं है।
तो बस यही दिक्कत है, परिसर का नाम नहीं है। तो आज हम परिसर को नाम देंगे, आज हम परिसर को नाम देंगे। देखो प्रांत और सह प्रांत का नाम तो वो सीधा पहले ही चिपका देता है। जब वो फलन बोलता है ना, तभी आपने देखोगे कि ए और बी दो समुच्चयों के नाम लिखेगा, ये प्रांत ये सह प्रांत, प्रांत सह प्रांत। लेकिन परिसर, परिसर का नाम आया नहीं, परिसर का नाम आएगा। परिसर का नाम क्या करेंगे, एफ ए करके रखेंगे, एफ ए। एफ ए क्या है, ए को रखने पर, ए को एफ में रखने पर जो आएगा, जो समुच्चय आएगा, उसका नाम परिसर है, एफ ए। ये परिसर का नाम हो गया। अच्छा बी क्यों नहीं कहा भैया, बी परिसर कैसे कह सकते थे, बी में क्या पता कुछ कनेक्ट हो कुछ नहीं कनेक्ट हो, बी को परिसर नहीं कह सकते, बी सह प्रांत है, बी टोटल है, कनेक्ट हुआ नहीं हुआ बी टोटल है, लेकिन परिसर तो है ना, उसमें से जो कनेक्ट हुआ, कनेक्ट कौन करेगा, एफ। तो नाम देखो कितना सुंदर रखा है, एफ ए, ए के अवयवों को रखने से जो कनेक्ट हुए हैं उनका नाम परिसर है। तो एफ ए, आप लोग अभी थोड़ा बहुत अब याद आएगा, किताबों में ये नाम आता है, किताबों में ये नाम काफी बार आता है। एफ ब्रैकेट के अंदर समुच्चय का नाम होता है, जो आपका प्रांत होता है उसका नाम अंदर रखा हुआ होता है, और वो उसको परास कहता है, तो इसको परिसर कहते हैं, क्योंकि ये परिसर ही हुआ। अब ए से जो कनेक्ट हुआ, फलन ए के अवयव लिए, फलन ने जोड़ा, तो फलन जिसको जोड़ेगा वो परिसरित होगा, फलन जिसको जोड़ेगा वो परिसरित होगा। अब ये बी नहीं होगा, एफ ए बराबर बी नहीं होगा, नहीं, एफ ए बराबर बी नहीं है, एफ ए बराबर बी नहीं है। अभी देखना चाहो तो चित्र में चलो, क्या एफ ए बराबर बी है, क्या ए रखने पर बी मिला, नहीं, ए रखने पर बी नहीं मिला। कहां मिला, ये ए था, ए रखा, ए से बी कनेक्ट हुआ है, लेकिन पूरा बी कनेक्ट थोड़ी हुआ है, ए से जो कनेक्ट हुआ ये है ए, ये कनेक्ट हुए हैं, ये है एफ ए, एक से कनेक्ट होने वाला समुच्चय, फलन के जरिए ए से कनेक्ट होने वाला समुच्चय, तो इसका नाम हुआ ए, इसका नाम हुआ एफ ए। और बी जो अपना है सो है, बी पूरा है, ये पूरा बी है। ठीक है, चलो, तो अब तीनों के नाम हमें मिल गए हैं, तीनों के नाम हमें मिल गए हैं, और ये तीनों के नाम आपको साथ में मिल जाएंगे। शुरुआत में जब भी कोई फलन आएगा उससे पहले ये तीनों नाम वो देगा, ए, ये तो पहले शुरुआत में फर्स्ट लाइन इसी से शुरू होती है, प्रांत सह प्रांत इसी से, और फलन के नाम से इसी से शुरू होती है, इसी से शुरू होती है, ये फलन का नाम, ये प्रांत, ये सह प्रांत। फलन का नाम क्या रहेगा, एफ। अच्छा क्या जरूरी फलन का नाम एफ हो, नहीं, फलन से एफ आता है इसलिए एफ नाम रखते हैं, वरना कोई बाध्यता नहीं है कि फलन का नाम एफ ही हो, जी रख सकते हो, एच रख सकते हो, यू रख सकते हो, वी रख सकते हो, और आपके कोई और पसंदीदा नाम है तो वो रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, वो तो फलन से एफ बनता है इसलिए एफ के नाम पे उसको रखा जाता है। ऐसा कोई बाध्यता वाली बात नहीं है कि नाम में तो हमेशा ही छूट ही होती है, नाम जो मन में आए वो रखिए, तो ये आपका एफ रहेगा। ठीक है, अच्छा रामलाल जी आपके एमएलए, बढ़िया। हाँ वैसे रामलाल जी बहुत होते हैं ना, काफी है, अब नहीं होते रामलाल जी, रामलाल जी बंद हो गए, मतलब मुझे लग रहा है कि जैन जी है, जैन जी में रामलाल बंद हो गए, जैन एक्स तक, जैन वाई तक रामलाल थे, अब रामलाल जी है, बनवारी है, गिरधारी है ना, ये चीज भागीरथ है, अब शायद वो लास्ट जैन एक्स जैन वाई तक ही थे, जैन जी में ऐसे नहीं होते, जैन जी में तो एकदम अटपटे होते हैं जो 2-3 बार सुनने पड़ते हैं। तो प्रांत सह प्रांत, फलन का नाम, फलन का नाम ये होगा, प्रांत ये होगा, सह प्रांत ये होगा, परिसर ये होगा, ये लो। अगर एफ ए तो आप नाम कुछ और भी रख सकते हैं, कई लोग डोमेन से डी चुराते हैं, है ना, कई लोग डोमेन, वो हम उसके बाद में बात करेंगे, अभी तो जो चल रहा है इसको एक बार ऐसे चलने देते हैं, फिर इनके नामों के साथ थोड़ा सा और बदलाव करेंगे कि यार कोई और सुटेबल नाम चूज करते हैं इनके लिए। तो ये आपका रेंज हो गया। तो चलो यहां तक बस विराम देते हैं, और कल इसकी जो विधिवत परिभाषा है कल हम उस पर आएंगे, कल इसकी जो विधिवत परिभाषा है उस पर आएंगे। अभी तो सरल भाषा में प्रांत परिसर सह प्रांत को हमने समझा,
और कल, वो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा शुद्धता तो चाहिए भाई। गणित पढ़ रहे हो, बिना शुद्धता के काम नहीं चलेगा। इसलिए कल हम इसको एकदम शुद्धता के साथ, हाँ बनवारी तुम्हारा नाम बंद हो गया, लास्ट थे तुम लास्ट थे, इसके बाद शायद मुझे लगता नहीं है कि अब कोई बनवारी ना, अब तो खारिज ही कर देते हैं, अब तो सोचते ही नहीं है, अब तो अमित ही नहीं सोचते। तो अमित नाम मेरा भाई बहुत पुराना नाम है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मेरे माता पिता ने काफी एडवांस सोचा, काफी दूर तक सोचा, मेरा नाम रख दिया। वरना मेरा नाम तो उसी में जाना चाहिए था उस समय के हिसाब से, लेकिन फिर भी एडवांस है। आज की जनरेशन तो उस नाम को भी नहीं अडॉप्ट करती। बोला अमित पता नहीं कितने लोगों के नाम है, तो मेरे नाम ही बंद हो गए, मेरे नाम भी मिलने बंद हो गए, तो फिर बनवारी का तो नाम मिलना सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, चलो इसी के साथ आप लोग विराम लेते हैं, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। और जो मैंने बताया इसका पढ़ने का, एनसीईआरटी पढ़िएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा टाइम निकाल के। अगर आप टॉपिक पे पकड़ बनाना चाहते हैं, अच्छी मजबूती चाहते हैं, तो मेहनत ऐड करिए, अपनी मेहनत ऐड करिए। ठीक है, तो नंबर 1 काम एनसीईआरटी जाके पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। नंबर 2 जो पुराना रिकॉर्डेड है फंक्शन का पढ़ाया हुआ उसको पढ़िए, और फिर तीसरा ये पढ़िए। इस तरीके से लगातार पढ़ते रहिए। अभी बताना मुश्किल है, चांसेस तो बनते हैं, लेकिन बताना मुश्किल है एग्जैक्टली। तो देखो ये नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद में बहुत सारे बीच में चीजें हैं, वो कुछ भी बदल सकती है। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। अगली क्लास में तो क्या, आप कल मिलते हैं। ओके, ध्यान से पढ़िएगा, इसको अच्छे से दोहराइएगा। अभी डिटेल सॉल्यूशन बनाया नहीं है, कल रात को सॉल्यूशन बनाने में टाइम लगता है यार, क्या होता है। कल मुझे याद है 5:30 बजे पेपर, 5:30 बजे पेपर पूरा हुआ था, और जब मेरे पास पेपर आया था वो लगभग 6 बजे आया था। 6 बजे बाद मेरे पास पेपर आया, 6 बजे मेरे पास पेपर आया। पेपर आने के बाद में 6:15 बजे मैसेज आने शुरू हो गए, सर सॉल्यूशन कब डालोगे। क्या, थोड़ा बहुत तो सोचो यार। मतलब 6 बजे हमारे पास पेपर आया, 6:15 बजे मैसेज आ रहे हैं, सर पेपर का सॉल्यूशन आया नहीं अभी तक। 6:15 बजे 15 मिनट में, 15 मिनट में तो उसकी पीडीएफ निकालने, पीडीएफ का प्रिंट निकाल के सामने रखने में लगते होंगे यार। 15 मिनट के अंदर ही सॉल्यूशन कैसे आया। अच्छा दूसरी बात है, पेपर करने वाले को तो 140 सवाल थे मैथ्स के, 140 में से 90 किए होंगे, 80 किए होंगे, 100 किए होंगे। हमें तो पूरे 140 करने हैं, हम तो एक भी सवाल नहीं छोड़ सकते। अच्छा छोड़ भी नहीं सकते, गलत भी नहीं कर सकते। आपके पास गलती की संभावना था कि नेगेटिव मार्किंग करके आप बच सकते हो, हम तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं कर सकते। तो सोचिए हमारे लिए कितना मुश्किल होता होगा। फिर 10 मिनट बाद में सर सॉल्यूशन नहीं आया, 15 मिनट बाद में सर सॉल्यूशन नहीं आया। तो कुछ ज्यादा उम्मीदें कर रहे हैं, थोड़ा हमें बख्शिए, थोड़ा माफ करिए, हम भी इंसान है, समय दीजिए हमें भी। ठीक है, भूल जाते हैं तो भूलेंगे, बार बार दोहराइए, ठीक हो जाएगा। हाँ कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो क्लासेस का काम चल रहा है। अब फ्री हो गया हूँ एक बार कि भाई ये हो गया, तो अभी तो मुझे अब आगे के बारे में सोचना है थोड़ा सा, फिर देखते हैं। लेकिन कोशिश करूंगा जल्द ही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है ना। अब कैसे कराऊं, क्योंकि खड़े रह के अकेले से वीडियो तो बनता नहीं है कि अकेले बैठ के मैं सारा सॉल्यूशन बना दूं। अब ये बड़ा बोरिंग सा लगता है। आप लोगों से बात होती रहती है तो थोड़ा ठीक लगता है, अकेले वीडियो सॉल्यूशन बनाना आसान नहीं है। तो देख रहा हूँ यूट्यूब पे क्लास ले लूँ, 2-4 दिन क्लास लगेगी, इतने में पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या तो वो देख लेते हैं, या फिर यहाँ पे ऐप पे क्लास ले लेता हूँ, 2-3 दिन में यहाँ पे सॉल्यूशन करवा देता हूँ, तो हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक चीज के साथ जाऊंगा। ठीक है, ओके। नहीं अब कुछ नहीं है, बस अब रेस्ट करिए, अब पढ़िए, इसको दोहराइए, जो मैंने बताया वैसे वैसे पढ़िए। ठीक है, ओके।